अच्छा आपके क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो फोकस होके कि मैं कंप्यूटर विजन पे काम करना चाह रहा हूँ, आईटी पे काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं किसी या इसके अलावा मुझे दूसरे जो जनरल हमारे पास है यानी एल्गोरिथम्स हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के, उन्हें हमें सीखना चाहिए। तो न्यूरल नेटवर्क जनरली अगर हम देखें तो काम एक ही तरीके से करता है, W और B की वैल्यू को फाइंड करता है डिपेंडिंग अपॉन मुख्तलिफ ग्रेडियंट डिसेंट एंड मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। तो फोकस आपको जिस फील्ड में जाना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपका फोकस ही है, लेकिन हमें जो सीखना है वो जनरल सीखना है और हमें वो तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको इन तमाम चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। थैंक यू सर। हाँ सर। रऊफ आपने हमें ज्वाइन कर दिया। अगर आप लोग की क्वेश्चन है आप मुझसे कर सकते हैं, जवाब देते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, सर काम कर रहा था मशीन लर्निंग पे, तो सर मुझे डिप्लॉयमेंट से रेलेवेंट अगर आप थोड़ी सी इन्फो दे दें कि मतलब डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है मॉडल्स की, APIs और उनसे रेलेवेंट, क्योंकि जो भी हम जब हम मशीन लर्निंग में डिप्लॉयमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें स्केलेबिलिटी आ जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके मॉडल पे लोड आता है फॉर एग्जांपल 1 लाख क्वेरीज और 1 लाख रिक्वेस्ट आ जाती हैं आपको मॉडल को उसके रन टाइम के ऊपर आपके मॉडल को जो है वो बेसिकली उसकी प्रेडिक्शंस को रिटर्न करना पड़ता है। तो सर उससे रेलेवेंट अगर कुछ आप रिसोर्सेज मतलब ढूंढने को तो बंदा ढूंढ लेता है, लेकिन कोई रेलेवेंट रिसोर्सेज हो जो आपकी नज़र में बेहतर हो तो काइंडली वो रिकमेंड करें। अच्छा फैसल आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और नेक्स्ट जो हमारा क्वार्टर है ना Q4 में, उसके अंदर हम टोटली इसी चीज़ को फोकस करेंगे कि एंड टू एंड एप्लीकेशन हम किस तरह डिप्लॉय करेंगे और उसका क्या एक यानी लाइफ साइकिल होगा, किस तरह हम उस पर वर्क करेंगे। ये सारी चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो सेजमेकर आपको पूरी पाइपलाइन की यानी सॉल्यूशन देता है, जिसके अंदर आप सारा का सारा डिप्लॉयमेंट वगैरह सब कुछ वो टेक ऑफ करेंगे। तो सेजमेकर अभी से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन सर देखिए सेजमेकर तो एक क्लाउड सोल्यूशन है हमारे पास, तो वो तो बेसिकली अब पेड है। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉन पेड सोल्यूशन की तरफ जाएं जैसा फ्लास्क है, जेंगो है, तो सर इसमें क्या काम कर सकते हैं सर, अगर क्योंकि ये तो अब ओपन सोर्स है, तो इसमें अगर हम ओपन सोर्स में काम करना चाहते हैं फ्री भी नहीं है तो डेफिनेटली अब हम बात करते हैं कि जेंगो या फ्लास्क की हम बात करेंगे तो वो वेब बेस आपको एक API वगैरह या एक LMS सिस्टम आप बनाना चाह रहे हैं वो आप बना सकते हैं उससे, जो भी आप सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। तो वेब बेस आपका इंटरफेस जो है वो फ्लास्क या जेंगो की मदद से हम बना देंगे। सेकेंड आपका क्वेश्चन था कि स्केलेबल आपकी एप्लीकेशन होना चाहिए। स्केलेबल का मतलब है कि जितना लोड आए उतने आपके कंटेनर अप्रोच है उसके हिसाब से आपकी बैकएंड या हार्डवेयर मैनेज होगी। तो उसके लिए हम डॉकराइज यानी डॉकर पढ़ते हैं, तो डॉकर इमेज में कन्वर्ट करने के बाद उसकी जो ऑटो स्केलिंग और कंडीशनल होती है उसके लिए कुबरनेटिस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। फिर बाकी दूसरे यानी हमारे पास टेराफॉर्म वगैरह और दूसरे टूल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हुए ऑटो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं हमारे सर्वर्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये भाई ने अभी जो क्वेश्चन किया सेम यही क्वेश्चन है मेरा भी, कि हम फेस रिकॉग्निशन के लिए मॉडल ट्रेन कर लेते हैं और फिर उसको हमने ना C# में यूज करने हैं, हमने C# डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये हमें नहीं पता कि इसको कैसे यूज करते हैं, अगर कुछ इसके बारे में थोड़ा बता दें। देखिए हम जो बनाते हैं ना हम बना के देते हैं एपीआई क्या है कि आपकी यानी फार्म के अंदर आपकी लाइव स्ट्रीमिंग अपलोड आप करेंगे सर्वर पे। अच्छा वहां पे अपलोड होने के बाद उसके अगेंस्ट उसके जो भी लेबल्स हैं जो भी आपका आउटपुट है वो आप वापसी रिटर्न कर दें। तो इमेज के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ, मैं एक इमेज अपलोड करता हूँ सर्वर पे। अपलोड होने के बाद वहां पे एक एल्गोरिथम आपने लिखा हुआ है कि इस तस्वीर को आप कन्वर्ट करो। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ, आज ही हमने थोड़ा सा काम किया है।
क्लास आपने भी किया था ये काम। इससे ब्लैक बॉक्स आ रहा है। आपको याद है हमारे पास फोल्डर था ट्रेन का, उसमें कैट एंड डॉग की इमेजेस थी, यस सर, ये ठीक है, और आपने फिर टेस्टिंग वाला काम किया था, यस सर, टेस्ट किया, एक्यूरेसी आपने यस चेक सर। करी, यस सर, 100% ये एक्यूरेसी, 3 इमेज डॉग की और 3 आपकी कैट की, तो इसने रिटर्न भी हमें वही किया है। यस अच्छा, सर, फिर इधर ये डायरेक्टली आपकी अपलोड हुआ हुआ जो यूआरएल जहां पे पिक्चर है, वो पिक्चर आप लेते हैं अपने मॉडल के यस अंदर, रीड करवाते हैं, रीड करवाने के बाद प्रिडिक्ट करवाते हैं। 1 का मतलब है डॉग और 0 का मतलब है कैट, ऊपर हमने ये देखा था, यस सर, कैट का मतलब 0, डॉग का मतलब 1, तो यहाँ पे प्रिडिक्शन आ गई, ये आप रिस्पॉन्स करवा दें। तो ये जो मॉडल है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेब बेस्ड क्लास के ऊपर। तो अब कोई भी बंदा है वो किसी भी चैनल के थ्रू अपनी पिक्चर्स को अपलोड करेगा आपके सर्वर पे, सर्वर से आप यहाँ पे वो यूआरएल ले लेंगे, उसको आप प्रोसेस करेंगे, उसके अगेंस्ट जो भी उसका आउटपुट है वो रिटर्न कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। बल्कि ये छोटी सी टास्क ना आप लोग परफॉर्म करेंगे, नेक्स्ट वीक जरा मुझे ये करके दिखाएंगे इंशाल्लाह सर। कि मॉडल को सिंपल आपका एक यूआरएल है ना, अपलोड किए, अपलोड करने के बाद जो उसका यूआरएल आ रहा है फाइल का या इमेज का, उसके अगेंस्ट आपका जो भी रिस्पॉन्स है वो वेब बेस के ऊपर शो करवाना। बहुत आसान टास्क है। ओके सर। अच्छा, तकरीबन अब सब लोग आ गए होंगे नमाज वगैरह पढ़ के, ऐसे ही है, कोई रहा तो नहीं है? ब्लैक बॉक्स आ रहा होगा यकीनन, मैंने अभी साइड में किया हुआ। एक्सक्यूज मी रऊफ, सर। आपने हमें ज्वाइन कर लिया? जी सर। नहीं, रऊफ की बात हो रही है, फैकल्टी मेंबर है ना हमारे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर मैं ये कह रही थी कि आप एक दफ़ा अभी जो आपने हमें टास्क दिए वो आप एक दफ़ा फॉर्मली दोबारा रिपीट कर देंगे कि हमने एग्जैक्टली क्या करना है? ओके, टास्क बहुत ही आसान है। आपने कैट एंड डॉग वाला जो मॉडल ट्रेन किया था ना, ये याद है? पहली क्लास में आपने Q2 की, याद है? जी सर याद है। ओके, याद ना भी हो तो ये यूआरएल मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ताकि बाद में ये ना कहें कि सर बिल ही नहीं रहा था हमको। ये यूआरएल सर ये गूगल क्लासरूम में कर दें। जी मैंने चैट में कर दिया, चेक करें। सर आ गया, थैंक यू। तो आपने ये मॉडल ट्रेन किया है, मॉडल को सेव करवा लें, मॉडल डॉट लोड करें, लोड करने के बाद आप क्या करेंगे, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, आपकी एक इमेज है जो कि फ्लास के जरिए या जेंगो के जरिए अपलोड की जा रही है, उसका जो भी यूआरएल है वो यहाँ पे आपको गेट करना है बस, बाकी सेटिंग यही रहेगी। और उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आएगा 1 और 2, 1 का मतलब है डॉग और 0 का मतलब है कैट, तो आपने फेल्स लगाना सिंपल कि अगर आपकी एपीआई 1 रिटर्न करती है इसका मतलब है डॉग, और अगर वो 0 रिटर्न करती है इसका मतलब है कैट, तो बस ये डिस्प्ले करवाना, और क्या मुश्किल है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये कोशिश करिएगा, लाजमी करें, अगर ये काम कर लेंगे तो इसका मतलब है आप इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी भी मॉडल को अपनी फ्लास ऐप के साथ, जेंगो ऐप के साथ। मोहम्मद जुनैद, आपने हैंड रेस किया हुआ है। जी सर मैं ये कह रहा था कि रफ, थोड़ा आपकी वॉइस ना बहुत स्लो, थोड़ा सा आप तेज बोलेंगे। जी रफ, क्या नाम है, सॉरी।
जो क्वेश्चन कर रहे थे। सर अभी आ रही है आवाज़? जी बोले। सर मैं ये कह रहा था कि अभी आपको पता है सर फरवरी के स्टार्ट में सर सबके एग्ज़ाम्स हैं, तो जो पहला क्विज था सर वो आप फरवरी के एंड में अगर रखवा दें तो। यार देखिए क्विज जो है वो मैनेजमेंट अनाउंस करती है, तो देखते हैं वो कब अनाउंस करती है। पोर्टल पे और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आ जाएगी अनाउंसमेंट, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर वो लोग अनाउंस करते हैं। ओके सर। ओके, चलें अब आज का फिर टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डीप लर्निंग। अच्छा, डीप लर्निंग को वैसे हम स्टार्ट कर चुके थे। डीप लर्निंग का प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो हम करेंगे चैप्टर 5 to 9। अच्छा, चैप्टर 5 to 9 में हम क्या करने वाले हैं, इधर ही हम फोकस करते हैं। गेन प्रैक्टिकल इंट्यूशन अबाउट हाउ टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम यूजिंग डीप लर्निंग। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड जो भी प्रॉब्लम है जो कि कंप्यूटर विजन होती है, एनएलपी होती है, गैन हो गए, एडवर्सरियल अटैक हो गए, तो वो सारी चीज़ें जो आप सुनते हुए आ रहे हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशन देखते हुए आ रहे हैं, वो आप किस तरह आप सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीप लर्निंग। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस है। मोस्ट ऑफ द कोर एग्जांपल बुक आर कॉन्क्रीट इन दिस सेकंड हाफ। ठीक है, चैप्टर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कंप्यूटर विजन को फोकस करना चाह रहे हैं तो चैप्टर 5 आपको घोल के पी लेना चाहिए। इसमें जो हम सबसे पहले टॉपिक को कवर करेंगे वो है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, CNN। इमेज के ऊपर किस तरह आपका ये मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, एल्गोरिथम ये किस तरह परफॉर्म करता है वो हम देखेंगे। हमने नॉर्मली यही काम एमनिस का जो डेटा सेट था हमने ट्रेन करवाया था किसके ऊपर, ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। उसकी एक्यूरेसी जो आ रही थी 97 या 96 आ रही थी। और आप देखें सेम वही चीजें हम रखेंगे, वही डेटा हम प्रोवाइड करेंगे और आपकी एक्यूरेसी CNN की मदद से जो पहुंच जाएगी वो 99% पहुंच जाएगी टेस्टिंग के ऊपर। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि कंप्यूटर विजन के ऊपर इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। कुछ यानी टॉपिक्स होंगे जो हम देखेंगे कि ये किस तरह आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से अलग है। CNN, ANN जो हमारा पुराना था उससे CNN किस तरह मुख्तलिफ होता है, क्या इसकी करैक्टरिस्टिक है, वो सारी हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। CNN किस तरह वर्क करता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बात करी थी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो ग्लोबल पैटर्न को सीखता है। ग्लोबल का मतलब क्या है कि जैसे अभी आपको कासिम की पिक्चर नजर आ रही है तो कासिम की पिक्चर के साथ उसका बैकग्राउंड, ये तमाम की तमाम चीजें वो लर्न कर रहा होगा, लेकिन बैकग्राउंड को भी वो लर्न कर रहा है। अब बैकग्राउंड को लर्न करना क्या इंपॉर्टेंट है, वो काम की है या नहीं, मुझे ये बताएं। इस वक्त अगर आप कासिम को रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड या दूसरी चीजें जो आपको नजर आ रही है वो काम की? नहीं सर, नहीं सर, नो सर, नो सर। वो ग्लोबल पैटर्न को इमेज में जिस तरह उसको दूंगा उसके तमाम पॉइंट्स को वो नंबर में कन्वर्ट करता है और उनको कन्वर्ट करने के बाद उनके दरमियान रिलेशन फाइंड करता है। CNN जो है वो क्या करता है, वो लोकल पैटर्न के ऊपर फोकस करता है। लोकल पैटर्न क्या है कि वो छोटी छोटी तस्वीर के पेज निकाल के उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको लर्न करता है। इसकी मुख्तलिफ लेयर्स हैं, जैसे पहली लेयर जो है वो एजेस को लर्न करेगी, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना लास्ट क्लास में। जी सर। ठीक है, फिर उन एजेस से मिलके कौन सी आंख नाक कान बनते हैं, सेकंड लेयर ये लर्न कर रही है। लास्ट जो लेयर है, इन आंख नाक कान से मिलके किसका चेहरा बनता है, यानी कासिम का बनता है या किसी दूसरे पर्सन का बनता है, तो ये सारी चीजें ये फाइंड करता है। तो सबसे पहले सेगमेंटेशन नहीं, लास्ट टाइम जो सर आपने एक लिंक जो सर वो प्रोवाइड किया था ना, उसमें सेगमेंटेशन वाले पार्ट में उन्होंने यही इनके वो किया हुआ था कि बाय बैकग्राउंड वगैरह किसी को सर वो मैटर वो नहीं करता था कंसीडर, जस्ट जो इमेज होती थी ना उसको सर है ना वो करराइज कर देता था, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लोकल ऑब्जेक्ट जिस पे काम कर। अच्छा देखिए, सेगमेंटेशन नहीं, यहाँ पे अभी भी जो होगा ना, अभी आप कासिम की जैसे तस्वीर देख रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, कासिम की इस पूरी तस्वीर में तमाम जितने भी एजेस कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं
जो अलग अलग ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं इन तमाम ऑब्जेक्ट के एजेस को लर्न करता है। फिर वो क्या करता है, इन एजेस से मिलके क्या क्या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, यानी मेरे चेहरे के फेस के जो एजेस हैं सिर्फ वो आपने लर्न किए, और लर्न करने के बाद पता चला कि इन एजेस से मिलके कासिम का चेहरा बनता है, आंख बनती है, नाक बनती है। तो जितना Yes, हम sir. ज्यादा डेटा देंगे उतना वो फोकस करेगा कासिम के चेहरे के एजेस को लर्न करने में। अच्छा, इसकी एक और Yes. एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं पीएनजी व्हाइट बैकग्राउंड की तस्वीर देता कासिम की, तो सिर्फ कासिम का चेहरा ही आ रहा, ठीक है, लेकिन क्या है, बैकग्राउंड बिल्कुल कुछ नहीं। उसके अंदर 90 के एंगल के ऊपर हमने तस्वीर इनपुट दी है न्यूरल नेटवर्क को, तो वो उसको लर्न कर ले। अच्छा, यही सेम तस्वीर को मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूं 270 या 280, तो अभी जब रोटेट हो गई थोड़ी सी भी 45 के एंगल पे भी, एएनएन के लिए ये तस्वीर अलग है, जबकि है कासिम की तस्वीर, लेकिन थोड़ी सी उसका हमने एंगल चेंज किया है या उसको थोड़ा सा जूम किया है, तो अब क्या हुआ, न्यूरल नेटवर्क के लिए वो तस्वीर चेंज हो गई, जबकि देखा जाए है तो कासिम की तस्वीर, सेम वही तस्वीर है, सिर्फ रोटेट तो क्या है। इंसान इस चीज को पहचान लेता है। इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। एक पॉइंट को हमें डिस्कस करना है और किस तरह सीएनएन इसको आइडेंटिफाई करता है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सर जी ये तस्वीर किस एंगल पे है। पैचेस का जो काम हो रहा होता है सर, ये परम्यूटेशंस के थ्रू हो रहा होता है? इसको अभी हम देखते हैं, इसको भी मैं करके आपको मैनुअली करके दिखाऊंगा किस तरह ये काम हो रहा है, ठीक है। पैचेस बकायदा उसका आपकी एक तस्वीर का पेज उठाया जाता है, वो पेज का एक मुख्तलिफ साइज होते हैं, 3x3 का हम उठाते हैं या 5x5 का उठाते हैं, कौन सा एफिशिएंट है ये हम देखेंगे। फिर उसके बाद उनके कुछ रैंडमली वेट्स होते हैं जो कि आपके फिल्टर के वेट्स होते हैं, फिल्टर्स के वेट्स हम देखेंगे कौन कौन से फिल्टर्स के वेट्स होते हैं, और फिर उनसे वो मल्टीप्लाई होते हैं, और उसके बाद उनके जो भी आंसर होते हैं वो सम करने के बाद रिजल्ट हम प्रोवाइड करते हैं। एक पूरे पेज से एक छोटा पिक्सल बनता है। तो कैसे बनता है, किस तरह वर्क करता है, वो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा रऊफ, आपने हमें ज्वाइन कर लिया? रऊफ ने हमें ज्वाइन नहीं किया, मुझे 1 मिनट जरा दिएगा। ओके जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कि कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क क्या है, कॉफनेट क्या है, कॉफ 2D आपकी होती है या कॉम 1D भी हमारे पास होती है। कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क ना सिर्फ मैं इमेज पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क आपका एनएलपी में भी इस्तेमाल होता है, तो वो कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। फिर डेटा ऑगमेंटेशन, डेटा ऑगमेंटेशन एक टेक्निक है कम डेटा से ज्यादा डेटा बनाना। मैं अगर कासिम की एक तस्वीर देता हूँ एक सेम एंगल के ऊपर, आप इसको मुख्तलिफ एंगल के ऊपर रोटेट करके जूम करके इसकी और 10 तस्वीरें बना लें, तो इसको हम कहते हैं डेटा ऑगमेंटेशन। कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है, डेटा ऑगमेंटेशन हम क्यों करते हैं, क्या फायदा होता है इससे, एक किससे पिक्चर से लड़ते हैं? मुख्तलिफ पिक्चर्स हम बना सकते हैं सर वो ओवर स्मॉल फिटिंग डाटा सेट से लार्ज भी बना सकते हैं। तो मतलब आपका सर, जो patches- ट्रेनिंग सेट है बिल्कुल उसको थोड़ा चेंज भी आ जाए तो वो कर लेता है आइडेंटिफाई। वहाँ पर जब कम डेटा होता है तो ज्यादा डेटा डाटा नंबर इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा ठीक है, ओवर हमारा फिटिंग जो को कम पर्पस है करने ना, के लिए हम ऑगमेंटेशन यूज करते हैं। ओके, तो हमारे जो पर्पस है ना, वो पर्पस ये है कि हम ओवरफिटिंग को कम करें। तो जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ओवरफिटिंग क्या होती है, कम होती है। तो ओवरफिटिंग के लिए क्योंकि मेरे पास डेटा कम था, मैं उसको ज्यादा करता हूँ, एक ही तस्वीर से मैं 10 या 50 तस्वीरें और बनाता हूँ, इसको हम देते हैं, इसको हम कहेंगे डेटा ऑगमेंटेशन। फिर इंपॉर्टेंट चीज जो हम सीखने जा रहे हैं, प्री ट्रेन मॉडल को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं बात करूं येलो या मुख्तलिफ हमारे पास जो VBG 6, 16 और इस तरह की कुछ हमारे पास क्या है पहले से प्री ट्रेन मॉडल है। जैसे कि अभी कैट एंड डॉग का जो था मॉडल हमने खुद बनाया, उसको ट्रेन किया, इसी तरह पहले से एक बना हुआ मॉडल है, उसको एक नाम से सेट किया हुआ, उस मॉडल को हम उठा के उसकी जो टॉप लेयर्स है
उसको अनफ्रीज करते हैं, उसमें अपना जो नया वाला डेटा वो उसमें क्या करते हैं, हम मोर ट्रेन करते हैं, और फिर इसकी पुरानी ट्रेनिंग और नई लर्निंग को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी न्यू क्लास को प्रिडिक्ट करवाते हैं। तो ये क्या है, प्री ट्रेन को हम इस्तेमाल करेंगे। तो प्री ट्रेन मॉडल होगा कॉन्वनेट के अंदर टू डू फीचर एक्सट्रैक्शन। तो फीचर किस तरह एक्सट्रैक्ट होते हैं, फाइन ट्यूनिंग प्री ट्रेन कॉन्वनेट। तो आपका जो मॉडल पहले से ट्रेन है उसकी नंबर ऑफ लेयर्स हैं, उनको ट्यून करना, यानी टॉप लेयर, लास्ट लेयर, उसके जो भी एक्टिवेशन फंक्शंस हैं उनको आप चेंज करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ आउटपुट के नंबर्स चेंज करना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। बाकी विजुअलाइजेशन तो आप लोग को आती है, मैटप्लॉटलिब वगैरह पे ये सारा काम आपको आता है। ओके, कॉन्वनेट क्या है, किस तरह ये वर्क करता है। यूनिवर्सल कंप्यूटर विजन के लिए जो भी स्टैंडर्ड है वो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क हम इस्तेमाल करते हैं। क्लासिफिकेशन इमेज के अंदर बहुत ज़्यादा हम इसको इस्तेमाल करते हैं, दूसरी भी टेक्निक्स थी, लेकिन जो इसके रिजल्ट हैं तमाम एल्गोरिथम के मुकाबले में सबसे बेस्ट है। अच्छा, इसका ये फायदा है कि अगर आपके पास स्मॉल डेटा सेट भी हो ना, 10 या 50 तस्वीरें भी, जैसे आप देखें मैंने अभी ANN या CNN जो इस्तेमाल किया उसके अंदर सिर्फ 3 तस्वीरें थी, डॉग एंड कैट की, उसके ऊपर मॉडल ट्रेन हो गया। तो अगर आपके पास कम तस्वीरें भी हैं, कम डेटा भी है, तो CNN उसके ऊपर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ टेक्निक है, डेटा ऑगमेंटेशन वगैरह को भी हम इस्तेमाल करते हुए मिटिगेट कर सकते हैं, किससे, ओवरफिटिंग से। अच्छा, जॉइंट टेक कंपनीज जो हैं वो भी CNN को इस्तेमाल कर रही हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब ये ना बहुत आसानी से एक काम हमें करके दिखा रहा है, यानी ये बोल रहा है कि आप पूरा डेप्थ में जाएं, एक चीज सीखें, पहले उसको हम सीख लेते हैं काम कैसे होता है, उसके बाद एक एक चीज को हम फोकस करते हुए हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर चंद इंपॉर्टेंट चीजें इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे ये बता रहा है कि हमारी जो एक्यूरेसी थी वो कितनी है, ANN के ऊपर जब हमने न्यूरल नेटवर्क पे चलाया था 97, कितनी आई थी, 98, 97, 98, 96। ठीक है। तो ये 98 हो गई थी, राउंड कर दे 97.8, तो ये 98 है। तो परफॉर्म उसने बहुत अच्छा किया है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कितनी है, टेस्टिंग के ऊपर है, किसके ऊपर, एक्यूरेसी किस पे, टेस्टिंग के ऊपर। तो हमारा जो रिजल्ट डिपेंड करता है वो टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है, वैल्यूएशन जो हम करते हैं। तो लेकिन ये फिर भी क्या हुई है, कम हुई है। चैप्टर 2 में ये अपने पढ़ा था। अब यही सेम हम काम करेंगे, एमनिस डेटा सेट को ट्रेन करेंगे और उसकी जगह हम क्या करेंगे, CNN को इस्तेमाल करेंगे। तो CNN टेस्टिंग के ऊपर कितने अच्छे रिजल्ट देगा और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है वो हम देखते हैं। सर ये जो कन्वेंट होता है ये बेसिकली CNN ही होता है? बिल्कुल, कॉन्वनेट जो है इसका मतलब है कन्वोल्यूशन की ही बात हो रही है, ठीक है। कॉन 1D होता है और 2D होता है। 1D जो है ये इमेज के लिए या वीडियोस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कॉन 1D जो है वो टेक्स्ट के लिए या सिक्वेंशियल डेटा के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें कोई सवाल? नहीं सर। ओके, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पास जो हम आज के टॉपिक में बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं। एक है कॉन 2D, किस तरह वर्क करता है, दूसरा है मैक्स पूलिंग 2D। ये दोनों लेयर की टाइप है। जिस तरह वहां पर डेंसली कनेक्टेड लेयर थी, यहाँ पे कौन सी लेयर्स है? जी दोस्तों, यहाँ कौन सी लेयर है? कॉन 2D, मैक्स 2D एंड मैक्स पूलिंग। अब ये क्या है, किस तरह वर्क करते हैं, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैं सारा एक चीज यहाँ पे देख लूं, आपका Q3 है ना, ये ओके। कुछ एग्जांपल मैंने बनाए, यहाँ पे कहीं एक्सेल की फाइल दिख रही है आपको? ये रही, बेस्ट है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कैरीज के लेयर्स उठानी है, मॉड्यूल्स उठाने। मॉड्यूल्स के टाइप अभी भी हम सिक्वेंशियल इस्तेमाल कर रहे हैं।
मॉडल हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सिक्वेंशियल होते हैं और दूसरा क्या होता है फंक्शनल एपीआई, जो चैप्टर 7 के अंदर ये हमसे डिस्कस करेगा। तो अभी भी हम कौन सा मॉडल को इस्तेमाल कर रहे हैं, सिक्वेंशियल, यानी सीक्वेंस से आपके लेयर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, पहली लेयर दूसरी लेयर तीसरी लेयर, पहली लेयर का आउटपुट दूसरी का इनपुट होता है, तो ये सीक्वेंशियल चल रही। सीक्वेंशियल लेयर में हम इस मॉडल में ऐड करते हैं, लेयर ऐड कर रहे हैं, और वो लेयर क्या है आपके पास, कॉम 2D। अच्छा, कॉम 2D करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ बताते हैं नंबर ऑफ फिल्टर। क्या बता रहे हैं सबसे पहले इनपुट, नंबर ऑफ फिल्टर, इनपुट फिल्टर, नंबर ऑफ फिल्टर। अब ये फिल्टर क्या है, ये वर्ड आपके लिए नया है। अगर आप कंप्यूटर ग्राफिक्स के ऊपर पहले से काम कर रहे हैं, अच्छा देखिए कुछ ना फिल्टर्स होते हैं और उन फिल्टर की ना डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं। अब वो वैल्यूज मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही, मैंने फाइंड भी की थी। सर ये फिल्टर पिक्सेल्स वगैरह के लिए यूज करते हैं? डेफिनेटली सर पिक्सेल चाहे को तो आप कलर करना। सोबल फिल्टर लिख लें, क्या वो लिखूं, सिंपल सा सोबल फिल्टर, SOBEL, SOBEL, BEL, सिंपल सा फिल्टर है। देखिए ये फिल्टर है, और ये फिल्टर क्या काम करता है, एजेस फाइंड करने के लिए। एजेस, ठीक है, तस्वीर में जो एजेस होते हैं वो फाइंड करते हैं। अच्छा इसी तरह हमारे पास और बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो कि कोई ब्लर करता है, कोई शार्प करता है, कोई एजेस को फाइंड करता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, फिल्टर्स। ये फिल्टर्स की वैल्यूज है। आप अगर और फिल्टर फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखें, कीवर्ड कोई फाइंड करें आप लोग भी। ब्लरिंग के लिए गॉसियन फिल्टर है। बिल्कुल ऐसे ही, कंप्यूटर। सर आपसे एक सवाल है। जी जी। सर ये जो फिल्टर है, लेट से एक पिक्चर है 1920 पिक्सल्स की है और 1080 उसकी हाइट है। आप मेरे पास वो पिक्चर आई, अब 32 में अगर फिल्टर लिखूंगा एक बॉक्स बना देगा और फिर सारी उसकी एंट्रीज कर देगा, मींस उसकी वैल्यूज पे असाइन कर देगा एक रे बनाकर। इसी तरह सर मैं अभी इसको थोड़ा सा और समझा दूं। अब ना हमारे पास फिल्टर की ना मुख्तलिफ वैल्यूज हैं। आप ये कंसीडर करें, जैसे ब्लर करने के लिए अलग होती है, ठीक है, शार्प एजेस करने के लिए अलग होती हैं। तो मेरे पास वो उसका पूरा एक फिल्टर का एक लिस्ट थी। किसी को फाइंड कर पा रहा है कोई बंदा, यहाँ पे तो नहीं आ रहा, शायद किताब में नहीं है, मुझे फाइंड करना पड़ेगा। फिल्टर्स की वैल्यू लिखी हुई आ रही है। सर फिल्टर के नाम ढूंढने? हाँ, हर फिल्टर के नाम और उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू। सर ये मैंने एक लिंक भेजा, इसमें है कुछ इस टाइप की चैट पे। मैं भी चेक कर लेता। ये भी कुछ फिल्टर्स हैं इसी तरह के।
आपने चैट में भेजे? यस सर, चैट पे। सर ये वाला नहीं है, इसे पिछला वाला था। ओके, होम पेजेस वाला। ये नो सर, होम पेजेस की लिंक है, होम पेजेस ठीक वाली। है। ठीक है, ये देखें कुछ ये फिल्टर्स की वैल्यू और इस तरह और बहुत सारे फिल्टर्स हैं। अच्छा, अब मैं इसमें यानी सिंपल ये बता रहा हूँ कि फिल्टर क्या करता है। जब भी आप फिल्टर अप्लाई करते हैं आपकी तस्वीर को रिफाइन करता है, ठीक है, या तो उसको अच्छा करता है या उसको खराब करता है। हमें क्या करना होता है, तस्वीर को अच्छा करना होता है। जैसे तस्वीर के अंदर बहुत ज्यादा यानी शार्पनेस है तो आप उसको ब्लर करते हो, गॉसियन ब्लर इस्तेमाल होता है। इसी तरह आपकी तस्वीर के पिक्सेल्स वगैरह आपको समझ नहीं आ रहे तो आप फाइंड करना चाह रहे हैं इमेज में क्या क्या चीजें हैं तो आप उसको शार्प करते हैं। तो इस तरह बेशुमार फिल्टर्स हैं जो कि फोटोशॉप में आप अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये फायदा हुआ कि अगर आप ग्राफिक्स से रेलेवेंट काम करते थे तो आपको ये पता है कि तस्वीर को अच्छा बनाने के लिए या उसमें से बेहतर डिटेल मालूम करने के लिए आप क्या अप्लाई करते, फिल्टर। अब वो फिल्टर्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ टाइप के हैं, जैसे कि ब्लर का अलग है, गॉसियन का अलग है। मैं अगर यहाँ पे जो मैंने सर्च किया है मैं इमेज के अंदर फाइंड करता हूँ, शायद मिल जाए। एक्सक्यूज मी सर। सर एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है रेलेवेंट टू इमेज प्रोसेसिंग। अगर हम एक 3D इमेज, RGB कलर की इमेज को हम क्या क्या कहते हैं, थ्रेश होल्ड करते हैं, उसके ऊपर थ्रेश होल्ड अप्लाई करते हैं, और एक 2D इमेज है उसके ऊपर यानी कि ब्लैक एंड वाइट इमेज है उसके ऊपर थ्रेश होल्ड अप्लाई करते हैं, तो कंपेयरिंग द प्रोसेसिंग स्पीड एंड द परफॉर्मेंस, कौन सा यानी कि बेहतर होगा, 3D वाला या 2D वाला? परफॉर्मेंस वाइज देखें तो आप जितना छोटा वेक्टर होगा उतनी ज्यादा आपको एफिशिएंट परफॉर्मेंस मिलेगी। और कंपेयरिंग टू स्पीड, हाँ, कंपैरिजन प्रोसेसिंग स्पीड स्पीड। करते हैं तो फिर आप जितना छोटा होगा यानी ग्रे स्केल इमेज जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फास्ट परफॉर्म होगा बानिस्बत आपकी RGB। तो सर कंसिडर के मेरे पास अराउंड 20-40 इमेजेस हैं कलर में और ब्लैक एंड वाइट में, तो दोनों के ऊपर अगर मैं यूँ समझ लें नंबर प्लेट है उनके ऊपर कैरेक्टर रिकग्निशन का लगाता हूँ थ्रेश होल्ड करके, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से RGB वाला बेहतर होगा या 2D ब्लैक एंड वाइट? 2D ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बोल रहा मैं, ग्रे स्केल के। ओके सर, थैंक यू। अच्छा चलें, जो जैसे लिंक मिलता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उस लिंक के अंदर कुछ नहीं है, कुछ फिल्टर्स हैं और उन फिल्टर्स के अगेंस्ट उसके आगे उसकी वैल्यू शो हो रही है। लाइक सर चैट में एक आपको किसी इंशार्प बंदे करते ने क्या भेजा होता है, लिंक विकिपीडिया का। सॉरी उसने वो चैट में आपको ना किसी ने विकिपीडिया का लिंक भेजा है, उसमें वो वैल्यूज गिवन है। काइंडली अगर हाँ वो आप देख। इसी तरह है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा सबसे लास्ट में। विकिपीडिया का लिंक होगा सर। दोबारा मुझे शेयर करें। सर ये कॉपी करना पड़ेगा। बिल्कुल यही चीज मैं फाइंड करना चाह रहा था। तो आप देखिए मुख्तलिफ जैसे आइडेंटिटी आप अप्लाई करते हैं तो ये क्या काम करता है, तस्वीर को किस तरह चेंज करता है, ठीक है। एजेस आप फाइंड करते हैं तो ये आपके पास सिंपल क्या है, फिल्टर की वैल्यूज हैं, ये सारे के सारे एजेस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। शार्पनेस लानी है तो ये आपके ब्लर की वैल्यू है, तो इसको हम उठा के अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर या नोटबुक के अंदर लिख लेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम हमें मुश्किल ही ना हो। तो एक्सेल की फाइल में लिख लेते हैं।
कंट्रोल, यस। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि फिल्टर्स क्या होते हैं। यहाँ पे जो हम डिफाइन कर रहे थे किताब के अंदर जाके कि फिल्टर्स हमारे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम आ जाते हैं। कितने फिल्टर हमने करें जी दोस्तों? 32। 32। अब 32 का मतलब है कि उसमें शार्प का फिल्टर भी हो सकता है, उसमें ब्लर का भी हो सकता है, शार्पनेस के आपके 4 या 5 फिल्टर अलग अलग अप्लाई हो सकते हैं। तो इसका मतलब है उस तस्वीर से 32 तस्वीरें और बनेंगी। 32 लेयर 3x3 फिल्टर। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है कि 32 फिल्टर अप्लाई होंगे। इसका मतलब है फिल्टर अप्लाई होने वो रैंडमली या न्यूरल नेटवर्क खुद डिफाइन करेगा कि कौन से फिल्टर होना चाहिए। वो ब्लर के होना चाहिए, वो शार्पनेस के होना चाहिए, वो किस चीज के होना चाहिए, ये CNN खुद फाइंड करता है। हमने कहा है कि मैं 32 फिल्टर अप्लाई करूं, हमें नहीं पता वो कौन सा होगा, ये CNN खुद डिफाइन करेगा, रिफाइन खुद करेगा कौन सा सबसे बेस्ट है। दूसरी चीज यहाँ पे हम कर्नल विंडो बताते हैं, जो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की एक यानी विंडो चलती है, उसका हमने साइज बताना है। यहाँ पे देखिए एक तस्वीर और है जिसके अंदर ये अभी हम प्रोसेस भी करके देखेंगे। सर ये एक एनिमेशन है जो मैं चैट में सेंड कर रहा हूँ, उसमें ये चीज़ नजर आ जाती है इस तरह की। जी जी मैंने भी शेयर किए इसी टाइप के। यस सर, सर लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है देखने में। बिल्कुल मेरे साथ शेयर करें। सर ये ट्विटर का लिंक है, चैट में मैंने सेंड किया। सर इसकी जो आउटपुट वैल्यूज आ रही हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। ओके ये बार बार लूप पे लगाए हुए थे। अच्छा अब इसको बल्कि आगे जा रही है। सर ये तो हम बात कर रहे हैं 2D इमेज की ना, अगर हमारे पास इमेज 3D होती है तो फिर किस तरीके से ये बिहेव करेगा? इमेज हमारी 3D है, RGB है, तो पहली स्लाइड दूसरी स्लाइड, तो ये आपको दिखा तो रहा है एक स्लाइड है लेकिन बैकएंड के ऊपर 3 स्लाइड्स हैं, तो ये 3D है। गलत तो लेना, अभी भी चल रही है या वो दोबारा रिपीट हुई है? यस सर, दोबारा स्टार्ट हुई है। ठीक है अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसको ये रिपीट होती रहेगी। देखिए कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है। हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है और कुछ कर्नल की वैल्यू होती है। कर्नल से मतलब है ये फिल्टर है, फिल्टर का जो साइज है ना वो या तो हम 3x3 रखते हैं या फिर हम उसको लिखते हैं 5x5। तो आप मैनुअली या ज्यादातर जो देखेंगे 3x3 ही आपको नजर आएगा। उसकी वजह है 5x5 क्यों इस्तेमाल नहीं करते, उससे क्या होता है, 3x3 क्यों इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या फायदा होता है। तो कोई यहाँ पे शर्त नहीं है कि आप 3x3 ही इस्तेमाल करें, आप चाहें तो और सीक्वेंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम जो कर्नल की वैल्यू है वो किस पर रखते हैं, 3x3 यानी 3 रो 3 कॉलम। यस सर, ये तो मैक्स पूलिंग नहीं हो रही। नहीं अभी मैक्स पूलिंग नहीं, अभी इसको हम अभी सर वो जो इमेज में सर वो दिखा रहा था, नहीं वो मैक्स पूलिंग भी उस पर अप्लाई होगी। तो मैं जरा इसको इस्तेमाल करता हूँ, एक एक्सेल जो हमने बनाई है, एक मैनुअली सर हमने इस पे स्ट्राइड 1 भी होती है ना बाय डिफॉल्ट स्ट्राइड? बिल्कुल स्ट्राइड होती है, बहुत सारी चीजें। ओके यस सर।
चलें स्पेलिंग हम बाद में कर लेंगे। तमाम सेल्स की वैल्यू हमें छोटी करनी है, तो यहाँ पे इसका साइज कहाँ से आता है? सेल साइज फॉर्मेट सेल सर। कहाँ पे? सेल फॉर्मेट जहाँ विद हम इसकी डिफाइन कर सके। सर वहीं से पकड़ के ए के ऊपर से। विद कम तो नहीं हुई? सर ये ऊपर लेके जाएंगे ना माउस, ए के राइट साइड पे वो जाएगा। एक एक तो हम हाँ करके जी। नहीं, ये सारे चेंज हो जाएंगे क्योंकि सारे सेलेक्ट हुए हैं। ये चलें, ये अच्छा हुआ। एक में पेस्ट कर देंगे ना जब। ठीक है, अब कंसीडर करें मैं 7x7 की एक इमेज लेता हूं। ठीक है, ये एक इमेज है 7x7। सेल को फिक्स करना आता है? F4 के बटन से हम करते हैं। F4 या दूसरा तरीका होता है $, आप इन दोनों से पहले लगा दो। नहीं, बल्कि फिक्स करने की नीड नहीं थी। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम साथ साथ है। ठीक है, अब कंसीडर करें ये हमारे पास क्या है, एक इमेज। ठीक है, हमारे पास एक कर्नल है। कर्नल की विड्थ एंड हाइट यहाँ पे डिफाइन की हुई है, उसकी वैल्यू भी हम यहाँ से किसी की भी एक उठा लेते हैं। हम ये वाली वैल्यू उठा लेते हैं। ये वैल्यू अपने पास कोई खोल ले और मुझे ये वैल्यू बताइएगा रोज वाइज, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, सारे माइनस में और बीच में सिर्फ 8 है। -1 -1 इसको तो सीधा सीधा हम इसको सिलेक्ट करके Ctrl D यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। ये हमारे पास क्या है, कर्नल। अच्छा, अब रूल ये कहता है कि यहां से आपको 3x3 का एक पेज उठाना। ठीक है, और उसके ऊपर ये वैल्यू क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी एलिमेंट वाइज। उसके बाद जो भी उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आए उन सबको सम कर लो, और सम करके एक नया पेज बनेगा, वो आपको एक पिक्सेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक नई पिक्चर बनाना चाह रहा हूं। अच्छा, अब देखिए रूल कितना आसान है। मैं एक के लिए फिक्स करूंगा, सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले क्या कह रहा है कि पहला वाला जो सेल है ये फिक्स है। F4 का बटन दबा दो। कहां गया F4? ये रहा।
F4 प्लस सॉरी क्या होगा मल्टीप्लीकेशन पहली सेल की वैल्यू से। अब जो भी आंसर है फिर दूसरा वाला जो सेल है फंक्शन F4 प्लस अच्छा बताते ही रहिएगा मल्टीप्लाई होगा, कहीं मैं गलती करूं ताकि इक्वेशन में कोई फर्क ना आए। दूसरे वाले सेल के साथ भी यही प्रोसेस होगा, तीसरे सेल की वैल्यू F4 फिक्स है, उसमें मल्टीप्लिकेशन होगी किसके साथ, इस तीसरे सेल की वैल्यू के साथ। फिर ये प्रोसेस दूसरी वाली रो के लिए भी होगा, तो दूसरी वाली रो फिक्स कर दें मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। सर दूसरी रो अलग सेल में नहीं करेंगे? नहीं नहीं, एक ही के अंदर पूरा एक ऑपरेशन परफॉर्म होके उनको सम कर रहा है ना, एक तो वैल्यू अलग लेके आएंगे हम। अलग पे ही हो रहा है, लेकिन अगर मैं उसको पूरी एक इमेज बनाऊंगा तो वो सारी की सारी अलग अलग मल्टीप्लाई होती हैं और उनके बाद सबको सम कर लेते हैं। तो मैं अलग अलग रो को एक यानी करके उनको सम करके एक नया पिक्सल बनाऊंगा, हर उससे एक नया पिक्सल बनेगा ना। तो सर हमें कैसे पता चलेगा ये पिक्सल जो है वो शॉप कर रहा है या कुछ ऑपरेशन कैसा कर रहा हमें है? नहीं पता होता, हमें नहीं पता होता, न्यूरल नेटवर्क खुद डिसाइड करता है कि वो क्या कर रहा है, कौन सा फिल्टर लगाएगा। सर अगर हमें मैन्युअली करना है तो फिर पहले हम फोटो पे खुद अप्लाई करेंगे, उसके बाद न्यूरल नेटवर्क में पास कर दें। मैनुअली तो फिर वो मैनुअली आप कर रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क तो खुद फाइंड करता है। अभी तक कहीं गलती तो नहीं करी मैंने? नहीं सर सर मैक्सिमम कितने फिल्टर सेट कर सकते हैं? इस तरह हमने यहाँ पे 32 किए हैं। जितने कर लो, मैक्स फिल्टर कोई वो नहीं है, हो सकता है एक फिल्टर को 10 दफा लगा दो। नहीं मतलब कहाँ उसकी रेंज, जहाँ तक हम मतलब जितना भी कर सकते हैं इसमें कोई। हाँ जितनी आप करना चाहें। नॉर्मली 64 2 की पावर पे हम चले होते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो कर्नल के अंदर ये जो आपने -1 ये जो पूरा फिल्टर, ये एक फिल्टर है, इस तरह के 32 फिल्टर्स होंगे ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। ओके थैंक यू सर। सर वो एक ही इमेज पे अप्लाई होंगे? एक ही इमेज के ऊपर अप्लाई होंगे। सर ये तो एक ही मतलब एज डिटेक्शन वाला कर्नल का ये जो वैल्यूज हैं, तो देख रहे हैं? का मतलब ये है कि मतलब इस तरह के 32 होंगे या मुख्तलिफ किस्म के वेरिएंट्स होंगे फिल्टर्स के जो 32 अप्लाई होंगे? हाँ मुख्तलिफ वेरिएंट कह लें, मुख्तलिफ नंबर्स होंगे, तो ये कर्नल्स खुद फाइंड करता है CNN। अच्छा अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिए, ये हो क्या रहा है। ये कर्नल चल रहा है, कर्नल कैसे चल रहा है, जो मैंने फार्मूला सेट किया है, अच्छा पहला वाला जो सेल चलेगा ना वो इन 3 के साथ 3 के मल्टीप्लिकेशन, फिर एक स्ट्राइड होती है, एक पिक्सल आ गया, फिर इनको इसके साथ करते हैं 2 पिक्सल हो गए, 3 पिक्सल हो गए, 4 पिक्सल हो गए, और फाइनल क्या है 5 पिक्सल। तो आपकी जब भी आप CNN चलाते हैं, जो भी उसका साइज होता है, लेफ्ट के और राइट से आपकी 2-2 रो एंड 2-2 कॉलम चेंज हो रही। अब देखें ये ऑपरेशन देखें, पहले सेल के ऊपर पहले यानी सेल के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन की, उन सबको सम किया, एक पिक्सल आया आंसर होके 0, ठीक है। दूसरे सेल पे हम आए, दूसरे सेल के ऊपर अच्छा थोड़ी सी चीजें अब यहाँ पे हो गई चेंज, यहाँ पे हमने इसको फिक्स नहीं किया था। कौन से वाले को फिक्स नहीं किया? लास्ट वाले को। तो हमने यहाँ पे कुछ और फिक्स कर दिया, हमें करना था O को और मल्टीप्लिकेशन करनी है किसके साथ, इस वैल्यू के साथ। आप जरा इसको काउंट करते हैं, सारों पे 0 तो नहीं आ सकता, 0 यार
जीरो कहाँ आ रहा है यार? जो मल्टीप्लिकेशन 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 है, कहाँ से गलती हो रही? पॉइंट्स के अंदर वैल्यू तो नहीं आ रही? सर जीरो ही बन रहा है, पहला तो जीरो है। और दूसरा? मैंने चेक किया सर, आई थिंक दूसरा भी फिर जीरो ही होगा अगर हम करें माइनस। हमने एक मिनट मैं कर्नल चेक की कर। वैल्यू फिर खतरनाक ले ली है। दूसरी हम कोई कर्नल की वैल्यू लेते हैं, याली लेते हैं। टॉप एंड बॉटम के ऊपर 1 1 है, एक पे माइनस पे और एक पे प्लस पे। तो कर्नल की बजाय आप इमेज के जो पिक्सेल्स है ना वो डिफरेंट डालते हैं। आपने 1 2 3 वो सारे सेम रखे हैं शायद से। अच्छा मुझे एक मिनट, यही है। अच्छा आप क्या कह रहे हैं? वैल्यूज इमेज की वैल्यू क्या करें? नहीं, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जीरो क्यों बन रहा है यार? करना तो बिल्कुल सही चल रहा है। सर आप थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि आप जीरो नहीं बन रहा पहला। ओके तो अब क्या गड़बड़ हो रही है? हमने कहाँ पे की है वो फाइंड करनी है। ये फिक्स है और ए के अंदर हमने इसको मल्टीप्लाई किया। बल्कि सर जीरो ही है। सर जीरो है पहला, फिर से आप कर्नल की वैल्यूज चेंज करें कोई और। आपने चेंज किया हमने। अच्छा देखिए, कहीं भी एक जगह मल्टीप्लाई हो रहा है वो जीरो लेके उसको तो हम प्लस कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, सब में सेंटर वालों में मल्टीप्लाई और ब्रैकेट के बाहर जो है वो प्लस के साइन है। फिर हमसे कहाँ गलती हो रही? सर मैं कह रहा हूँ कि कर्नल की वैल्यूज चेंज करें, ये जीरो जीरो ही दे रहा है, ये सही अच्छा फॉर्मूला मैं रैंडमली डाल देता हूँ, ठीक है। 1 कर्नल के वैल्यूज माइनस में भी प्लस में भी है। आइडेंटिटी यूज करके देखें। असल में ये जो वैल्यूज होती है ना 1 2 3 नहीं होती। इमेज की जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है 1 से लेके 255 तक। तो फिर जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फिर दूसरी वैल्यूज आती है। तो यहाँ पे मैं मुख्तलिफ वैल्यूज डाल रहा हूँ। 1 1 कर्नल की वैल्यू 0 1 के दरमियान ही रहेगी, फिर कि हमारे पास आंसर आएगा। हम इमेज की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सर इमेज की जो वैल्यूज हैं वो चूंकि बहुत ज्यादा स्मॉल है तो इस वजह से हमें जीरो ही दे रहा है, बिल्कुल स्लाइड से चेंज हो रहा है, इसलिए हमें पता नहीं लग रहा। अच्छा तो मैं ना अभी सिर्फ फंक्शन को समझने के लिए ना कर्नल्स की वैल्यू भी हम रैंडमली अपने पास से जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये कंसीडर करने हमने खुद किए ताकि ऑपरेशन हमें पता हो कि कैसे परफॉर्म हो रहा है। अच्छा अब देखिए कर्नल कैसे काम किया। आपके इमेज का जो भी पेज है, 3 का पेज आपने इमेज से उठाया और 3 आपकी कर्नल की वैल्यू, जिन्हें आप वेट्स भी कह सकते हैं या फिर इनको हम क्या कहेंगे कर्नल। तो 3 बाय 3 का कर्नल जब इसके ऊपर अप्लाई हुआ, इससे एक नंबर बना। क्या नंबर बना? 2224। फिर दूसरा यहाँ पे चला, 224। उससे एक नंबर बना। तीसरा यहाँ पे चला, उससे भी एक नंबर बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कर्नल आगे मूव होता जा रहा है, देख रहे हैं? पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, अच्छा ये बताती है स्लाइड। तो आपने एक चीज नोट करी कि अगर 7 बाय 7 की एक इमेज है, आपका जो कर्नल है, अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ 3 बाय 3 के ऊपर एक एक करते हुए उसको मूव करता हूँ, तो ये आगे कितनी जगह मूव होगा? 5 टाइम।
तो बॉटम यानी राइट साइड से 2 कॉलम हमेशा क्या होंगे, एक्सक्लूड होंगे, ऐसे ही, क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन इनके अंदर लास्ट स्ट्राइड के अंदर निकाल ली है इसने। ये चीज क्लियर है कि जब भी आप स्लाइड चलाएंगे, ये देखिए सर मतलब 7x7 पिक्सल का अगर हम इमेज देंगे तो आउटपुट हमें जो मिलेगा वो 5x5 का होगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो उसकी आप देख लें टेक्निकल वजह क्या है। टेक्निकल वजह ये है कि स्ट्राइड जब मूव होती है तो लास्ट 5वें पे जब वो पहुंचती है, आगे के जो रिमेनिंग 2 होते हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं, तो मुझे आगे इसको मूव करने की जरूरत नहीं है। ये चीज क्लियर है। लेट से आगे मूव करें तो क्या आउटपुट होगी हमारे पास। ओके, हम आगे मूव नहीं करते, अगर मूव करना है क्योंकि आपकी इमेज का साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, और आप चाह रहे हैं आपकी इमेज का साइज छोटा ना हो, आप चाह रहे हैं कि जो साइज था वही साइज रहे, तो फिर रूल ये कहता है कि आप चारों तरफ टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के अंदर 0 0 का इजाफा कर दो, जिसे हम कहते हैं पैडिंग। क्या कहते हैं, पैडिंग इफेक्ट। इसको मैं कलर भी चेंज कर दूं। सर ये पैडिंग आउटपुट पे तो नहीं होगी ना, ये तो पैडिंग आप अपनी इनिशियल इमेज पे करेंगे और फिर कर्नल अप्लाई करेंगे तो आपको आउटपुट पे फुल वही साइज मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ये आपने नॉर्मल किया, मैं इसी पूरे को कॉपी करता हूं। अच्छा, इसके बाद में एक और ऑपरेशन होता है अप्लाई, उसके बाद मैं इसकी कॉपी पेस्ट करके पैडिंग से अप्लाई करूंगा। तो पहली चीज आपका कॉर्वनेट चलता है जो कि 3x3 पेज उठाता है तस्वीर से और 3 कर्नल की वैल्यूज उठाता है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करता है और उन सब की वैल्यू को आपस में सम कर देता है। तो उसके बाद आपके पास एक नई इमेज का साइज आता है, ठीक है, जो कि हमेशा राइट से 2 रोज आपकी कम होती हैं, कॉलम्स कम होते हैं, और बॉटम से भी आपकी 2 रोज क्या होंगी, कम होंगी। ये देख लें, पहली स्ट्राइड यहाँ चल रही है, दूसरी स्ट्राइड, तीसरी स्ट्राइड, ठीक है। बाकी तो ये आपको पता है कि ये जो मूव हो रहा है किस तरह हो रहा है, ठीक है। F2 दबा दबा के आप देख लें कि हर कर्नल के ऊपर उसकी क्या कैलकुलेशन हो रही है। अच्छा, तो कॉर्वनेट अप्लाई हुआ, उसके बाद जो भी आपकी तस्वीर कॉर्वनेट के बाद आती है हम उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं दोस्तों, मैक्स पूलिंग। मैक्स पूलिंग। सर वैसे मैक्स पूलिंग करना लाजमी होता है यार, इससे आपकी तस्वीर के ना आप उस साइज को रिड्यूस करते हैं और उस तस्वीर में जो मैक्सिमम जिस पिक्सल की इंपॉर्टेंस होती है ना, हम उसको उठाते हैं। तो नॉर्मली जो मैक्स पूलिंग हम कर्नल इस्तेमाल करते हैं उसका जो साइज होता है वो 2x2 होता है, फिक्स है, ठीक है। मैक्स पूलिंग क्या कहता है, मैक्स पूलिंग हमें ये कहता है कि 4 जो कॉलम्स हैं, 2 रो टॉप से एंड बॉटम से, उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू ना वो उठा दो। इतनी बड़ी, अच्छा इसकी वजह से हो, ठीक है। अच्छा, फिर दोबारा मैक्स पूलिंग में चलाते हैं, यहाँ पे मैक्स और आगे की, अब देखिए यहाँ पे 2 का स्ट्राइक चल रहा है, अच्छा यहाँ पे भी नीचे मैक्स मूव होना चाहिए। अच्छा यहाँ इसको मूव नहीं था क्योंकि 2 आपके वहां पे कवर हो गए थे।
अच्छा, दो ये होगा अभी लास्ट वाले पे। सर स्ट्राइड 1 इसमें, स्ट्राइड 2, स्ट्राइड 2 है बिल्कुल। जो पिक्सल एक दफा आ गया उसको दोबारा थोड़ी। इन चार में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है वो उठा ली हमने, आपने कहा ये थी जी। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। स्ट्राइड 1 दी है ना यहाँ पे, स्ट्राइड 2 है ये देखिए, तो ठीक है। सर दो लास्ट यानी आपके दो कॉलम छोड़ के दो से 4x4 नहीं आने चाहिए फिर? तो सर ये आखिरी वाला किस तरह आ रहा है 455? कौन सा आखिरी वाला? आखिरी वाला, क्योंकि पैडिंग तो हमने प्रोवाइड की नहीं है वैसे भी, तो आखिरी वाले को कैसे वो साइज फिर को छोटा कर देता है। अगर 5 है ना, ऑड है, ऑड को आप हाफ करें तो ये 2/2 पे आएगा। तो ये लास्ट वाली जो है ये नहीं आते, मैं तो जस्ट यानी पैडिंग के साथ करके दिखा रहा था, लेकिन ये आएगा सही। ये स्ट्राइड क्या है? पिक्सल होगा और इसके बड़े पिक्सेल्स होगा, और एक यानी फिर जो लास्ट का होता है, अगर हम इसको निकालना चाह रहे हैं तो वो भी निकाल सकते हैं मैक्स पूलिंग से, स्ट्राइड जंप होता है तो वो आपकी हाफ साइज करता है। मैक्स पूलिंग हमेशा आपका जो भी साइज है उसको क्या कर देता है, हाफ करता है। अगर ये 6 होता तो ये 3 करता, अब ये आपका 5 है, ऑड में आ रहा है, तो ऑड में क्या होता है, उसको हाफ करने के बाद पॉइंट वाली जो वैल्यू होती है वो हटा देता है, यानी 0.5 तो हो नहीं सकती थी विद इन हाइट पिक्सेल्स। तो इस वजह से हमने क्या करना है, लास्ट वाले को हम इग्नोर कर देंगे। अच्छा सर, वो कर्नल से रिलेटेड ना मैंने एक लिंक सेंड किया है सर, वो चेक करो, उसमें बहुत उन्होंने सर क्लियर समझाया हुआ है, गूगल वालों ने, यूडेसिटी वालों ने सर, चैट में। बिल्कुल, मैं चैट पे से ले लेता हूं। अभी लिंक सर मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ सर, इसने 2-3 मिनट की वीडियो फॉरवर्ड कर लेना, उन्होंने बहुत जबरदस्त समझाया हुआ है सर। Grayscale image. For simplicity, let's assume that this grayscale image was 6 pixels in height and 6 pixels in width. A computer interprets this image as a 2-dimensional array of pixels. Since this image is grayscale, every pixel will have a value between 0 and 255. 0 being black and 255 corresponding to white. Here we see an example of the pixel values for this 6x6 pixel image. As you know, when we process this image in our neural network, the pixel values will be normalized to a value between 0 and 1. But let's keep the original pixel value to keep our explanation simple. The idea of a convolutional layer is to create another grid of numbers called a kernel or filter, which can be seen here in this 3x3 matrix. Then we can scan this kernel across the image. Now, here we see the image pixel values and the kernel. The image size is 6x6 and the kernel size is 3x3. A convolutional layer applies the kernel over the regions of the input image. For example, let's say we'd like to begin by performing a kernel convolution on this pixel value of 25. The first step is to center our kernel over the pixel that we want. In this case, we can see it here in green. So now, we're only going to look at the pixels within this 3x3 grid that is centered on the green pixel. The grid is 3x3 because this is the size of our kernel. So now, we take each corresponding image and kernel value, multiply them together, and then we sum up the whole thing and assign it to the green pixel in the convoluted image. Let's see how this works step by step. So the first image pixel value in this grid is 2. So we multiply that by the corresponding kernel value, which is 1 in this case. So 2 multiplied by 1 equals 2. We do the same with the second image pixel. Do the same with ठीक है, तो सैम इसने वही प्रोसेस किया, हर सीक्वेंस के ऊपर उसको मल्टीप्लाई किया and then उसको सम कर दिया। value in our new convoluted. We can see that when we center our kernel अच्छा, ये around पैडिंग this वगैरह pixel, वही the सेम चीज grid बता रहा है। lies outside the image. So what should we do in this case? There are a couple of options. One is not to use this pixel in the convolution. So we
मेरा सिस्टम हैंग हो गया था। चलो, तो ये चीज़ हमें समझ आई कि हम एक पिक्चर लेते हैं, तो पिक्चर से मुराद है वो पिक्सेल्स हैं, उन पिक्सल के ऊपर 3x3 का कर्नल अप्लाई होता है नॉर्मली, वरना 5x5 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल ये कहता है कि सेम पोजीशन की जो वैल्यूज होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। ये सेम पहले पे 3x3 के, ये भी पहले के ऊपर है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। ये सेकंड के ऊपर है, ये सेकंड के ऊपर है, दोनों को मल्टीप्लाई करें। ये थर्ड पे और ये भी थर्ड पे, दोनों को मल्टीप्लाई करो। इस तरह सारी वैल्यू को आपस में सेम पोजीशन की बेस पर मल्टीप्लाई करते हैं और उनके बाद उन सबको हम सम कर लेते हैं। ये कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है। अब ये कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क 3x3 का जो पेज है पूरी तस्वीर पे चलता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि आपका जो नेटवर्क है वो ग्लोबल की जगह लोकल पैटर्न के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। अच्छा, फिर इसने जब फोकस किया उसने उसके साइज को 2 रो और 2 कॉलम कम कर दी। तो इसका मतलब है रिफाइन होके एक नई तस्वीर मेरे पास आई जिसके अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन है पहली तस्वीर के मुकाबले में। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, मैक्स पुलिंग। मैक्स पुलिंग क्या कहता है? मैक्स पुलिंग ये कहता है कि 4x4 का एक पेज उठाएं तस्वीर से 2 के स्ट्राइड से, उसको आप जो सबसे बड़ा पिक्सल हो ना उसको उठा लें। आप देखें, अगर मैं 4x4 की एक तस्वीर उठाता हूं और उसके अंदर जो भी पिक्सल की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी है, इसका मतलब है उन 4 पिक्सल में वो सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा पिक्सल वही है, उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। तो वो उन 4 की रिप्रेजेंटेशन में सब, अगर मैं 4 के अगेंस्ट 1 उठाता हूं तो वो एक सबको रिप्रेजेंट करता है। तो आपने 4x4 में से एक तस्वीर उठाई, पिक्सल उठाया, यहां से भी आपने एक पिक्सल उठाया, ठीक है, यहां से भी आपने एक पिक्सल, एंड फाइनली यहां से भी एक पिक्सल। तो 4x4 के अगेंस्ट इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको हमें थोड़ा सा आगे मूव करना पड़ेगा। तो हमने एक पेज में से जो कि 5x5 की तस्वीर थी उसमें से 2x2 की तस्वीर बना ली। तो ये इतनी बड़ी तस्वीर की रिप्रेजेंटेशन इन 4 पिक्सल पे हो रही है। तो ये 4 पिक्सल इतनी बड़ी तस्वीर की रिप्रेजेंटेशन इतने में से कर रही है कि न्यूरल नेटवर्क अब इतनी बड़ी चीज पे नहीं सीखेगा। यहाँ पे उसके पास 4 वो पिक्सल हैं जो कि 7x7 के मुकाबले में सबसे इंपॉर्टेंट पिक्सल्स हैं। ये बात समझ आई? यस सर। सर एक क्वेश्चन था, जिस तरह आप यहाँ पे आप कह रहे हैं कि लास्ट कॉलम जो है वो भी यहाँ पे स्किप कर रहा है और जो लास्ट रो है वो भी स्किप कर रहा है, लेकिन जब सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो इसी लास्ट में आ रही है, तो यहाँ पे डेटा लॉस नहीं हो रहा? जो मतलब इंपॉर्टेंट पिक्सल हैं वो यहाँ पे लॉस नहीं हो रहे? अच्छा, उसको हाफ कर देता है। तो मैंने यहाँ पे पिक्सल वाले ये चलाया था ना, फिर रिमूव कर दिया, तो हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन हम खुद भी ड्रॉप आउट वगैरह भी करवाते हैं। तो अब पैडिंग इफेक्ट के साथ हम ये देखते हैं। सर ये पिछला यही सेम कॉन्सेप्ट काम, एक दफा रिपीट कर दें सर 2 मिनट में। ओके बिल्कुल। आप देखिए, आपके पास एक इमेज है और सर एक आपके पास काइंडली जी सर इमेज का साइज बड़ा कर दे ताकि वो 5 से 6 या थोड़ा हो जाए, ताकि एंड रिजल्ट हमारा उसके अकॉर्डिंग हो। नहीं, वो साइज तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। अभी हमें एक कॉम्पैक्ट करके एक छोटी एग्जांपल बतानी जो आसानी से समझ हो जाए, ठीक है? तो आप यही कैलकुलेशन एक बड़े के ऊपर करेंगे। आप इसको ले सकते हैं 12x12, ठीक है, 25x25। तो अभी हम देखेंगे बड़ी एग्जांपल पे हम ये काम करेंगे न्यूरल नेटवर्क पे। अच्छा, यही सेम चीज में लेता हूँ सर, ये 4 पिक्सल काफी टाइम लगा दें। 4 पिक्सल मैप कैसे करेंगे? मैप कैसे करेंगे किस पे? मतलब जो आउटपुट नीचे आ रहे हैं कुछ डिजायर्ड हमारी, उसको कैसे अभी यूज इसको हम करेंगे? आगे चलते हैं, फिर आगे हम लगाते हैं डेंसली कनेक्टेड लेयर। और डेंसली कनेक्टेड लेयर जितनी आपकी क्लासेस होती हैं उनके साथ इनको मैप करते हैं, जैसे ये सॉफ्टमैक्स होता है, ठीक है?
कंट्रोल आर इस पर अप्लाई नहीं होता? ओके जी, अब हम चाह रहे हैं कि हमारी जो तस्वीर का साइज है ना वो सेम रहे पहले कोऑर्डिनेट के ऊपर। बाकी मैक्स पूलिंग तो आपको पता है कि वो उस पर अप्लाई होगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पिक्सल की वैल्यू हम शुरू से उठा लेते हैं। पहले पे यादी होगी, सेकंड के ऊपर इसके बराबर वाली, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अच्छा मैं कोई गलती करूं तो मुझे बता दिएगा। ये हमने कर लिया ना? 8 वाला कर देना। अभी कौन सा किया हमने? इसको दिया हुआ सेलेक्ट्रिक्स 820। सर ये वॉइस एको हो रही है, थोड़ा देखिए। ये येलो होगा। एक मिनट दोबारा से आता हूँ। तो हमारे ये 3 सेल तो होगा, लास्ट वाले 2 रहेगा, 2 रहेगा। रेड वाला ग्रीन हो गया है, ब्राउन हो गया है, 0 वाला भी हो रहा है, फिर B19 भी आ रहा है, उसके बाद क्या है C19। सर ये हो गया। सर B21 की जगह B20 आ जाएगा। यस सर, B20 और C20 आ जाएंगे। C19 ठीक है। ठीक है, C19 सही था। यस सर, C19 ठीक है। इससे आगे 820 सर लास्ट वाले 2 लास्ट वाले 2 यस सर, लास्ट वाले 2 में सर 21 की जगह ये आएगा जी। एंड फाइन चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि कर्नल की वैल्यू वही फिक्स थी। ठीक है, तो आपको वही 7/7 की मिली। तो यानी लास्ट के ऊपर अगर मैं कर्नल लेके जाता हूं, देखें कवर कर मैं, क्योंकि 0 के साथ आप किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगी। तो 0 बढ़ाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हम चाह रहे थे कि एंड तक के जो पिक्सेल्स हैं वो सेम साइज के हमें इमेज मिले। तो इसी के ऊपर फिर मैक्स पूलिंग आप अप्लाई कर लेंगे और देन ये प्रोसेस चलेगा। अच्छा, ये जो मैक्स पूलिंग है ना, ये टेक्निक है आपकी तस्वीर को कोऑर्डिनेट वाली जो आपकी लेयर्स आई है उसके साइज को रिड्यूस करने की। हम मैक्स पूलिंग के अलावा दूसरी टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एवरेज भी हो सकता है, ठीक है, जिसे आप मीन कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह और इस तरह की भी कुछ यानी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन में ये आया है, एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट है वो हमें ये कहते हैं कि सबसे अच्छे जो रिजल्ट है वो किसके हैं? मैक्स पूलिंग। तो इसलिए यहाँ पे जो हमें रिफर कर रहे हैं कि आप किसको इस्तेमाल करें? मैक्स पूलिंग। ठीक है, इसमें किसी को कोई मुश्किल? अच्छा सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कासिम साहब जी। अच्छा सर, इसी एग्जांपल में अगर हम कर्नल का साइज 2/2 कर लें और स्ट्राइड को भी 2 कर लें तो रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? अच्छा देखिए, हम करते नहीं, कर्नल का साइज स्टैंडर्ड है, या तो 3/3 होगा या फिर 5/5, ठीक है। और स्ट्राइड हाँ चेंज हो जाती, तो उससे क्या इम्पैक्ट आता है रिजल्ट पे? तो स्ट्राइड जब आप बढ़ा देंगे तो आप इसको देख लें,
आपका साइज और ज्यादा जल्दी छोटा हो जाएगा, यानी कोऑर्डिनेट जो अभी आपके पास 5 की आ रही है तो आपके और ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। ये सर हम मैनुअली उसको हैंडल करेंगे या इसको CNN खुद से ऑटो होता है सारा कुछ? CNN सब ये काम खुद करता है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जितना हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हम वहां पे सिर्फ बताएंगे स्ट्राइड नंबर ये हो, ठीक है। आपको पैडिंग का इफेक्ट अप्लाई करना है तो आप वैलिड लिख दें, ठीक है, अदरवाइज आप मार्जिन लिखते हैं। तो वैलिड पे आपके जो बाय डिफॉल्ट ये चल रहा है जिसके अंदर कोई लेफ्ट राइट के ऊपर तस्वीर के ऊपर जीरोस नहीं लगाते, तो आपको सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी है और CNN ये सारे के सारे ऑपरेशन खुद परफॉर्म, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये तो सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए करना चाह रहे हैं कि CNN जो वर्क करता है वो एक इमेज उठाता है, उसके ऊपर एक कर्नल उठाता है, कर्नल के ऊपर वैल्यू को आपस में मैप करके मल्टीप्लाई करता है और उन सबकी रिप्रेजेंटेशन से, उन सबकी वेट से एक नई आपके पास नंबर आता है जो कि इन तमाम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके अगेंस्ट हमें एक पिक्सल मिलता है, फिर दूसरे की हम कैलकुलेशन करते हैं, उसके अगेंस्ट हमें पिक्सल मिलता है और फिर हमारे पास एक नया फिल्टर्स के अगेंस्ट एक इमेज बनती है जो कि इस तस्वीर के अगेंस्ट कुछ एक नई इंफॉर्मेशन हमें दे रही होगी, लाइक वो शार्प हो गई होगी, वो ब्लर हो गई होगी। तो सर इसमें भी जो बैक प्रोपगेशन का कंसेप्ट है कि जब ये आगे कन्वे करेगा तो क्या वो भी होगा इसमें जो ANN में होता है? डेफिनेटली, क्योंकि ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है और वहाँ पे ग्रेडियंट बेस ही आपकी ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो ऑप्टिमाइजेशन तो यहाँ पे होगी कि ये तो अभी आपने वेट्स अप्लाई किए, वेट अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे अगर वो वेट सही नहीं है, आपकी मैपिंग सही नहीं हो रही तो वेट्स की वैल्यू यानी कर्नल्स की वैल्यू क्या होंगी, चेंज होगी। यहाँ पे वेट्स जो है उसका मुराद क्या है, कर्नल्स की वैल्यू। ठीक है बिल्कुल ठीक है सर। ये जीरो पैडिंग क्यों? जीरो पैडिंग हमने यूं की थी कि जब हम बाय डिफॉल्ट एक इमेज के ऊपर अपने कर्नल्स चलाते थे तो लास्ट के ऊपर आके वो क्या हो रहा था, उसका साइज जो हो रहा था लेफ्ट से 2 रो आपके 2 कॉलम्स हैं वो कवर हो जाते, इसलिए 2 जो आपकी कॉलम्स हैं वो आगे मूव ही नहीं होता। ठीक है, तो हम चाह रहे सेम आपकी विड्थ एंड हाइट की ही इमेज आए, तो इसलिए हमने अपनी तस्वीर के चारों तरफ 0 लगा दी जिसे हम कहते हैं पैडिंग, और उसके बाद फिर यही ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो लास्ट लेयर तक हमें वो चीजें मिल जाती हैं सेम साइज, क्योंकि जब कर्नल अप्लाई करते हैं 2 रो एंड 2 कॉलम आपके क्या होते हैं, कम होते। तो सर इसकी सर ये मैक्स पुलिंग ऑपरेशन का बता दें। ओके, मैक्स पुलिंग जब आपकी ये लेयर निकल जाती है, तस्वीर के कोऑर्डिनेट अप्लाई हो गया, मैं ये देखना चाहता हूँ कि यार सारे पिक्सल के ऊपर अगर मैं मैनिपुलेशन करूंगा और वेट्स अप्लाई करूंगा तो उसके ऊपर टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, 4x4 का एक पेज उठाते हैं जो फिल्टर हुई हुई तस्वीरें, फीचर मैप कहते हैं। जो तस्वीर फिल्टर होने के बाद, फिल्टर अप्लाई होने के बाद हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, फीचर मैप। तो फीचर मैप हमें जो मिला है, इस फीचर मैप का साइज भी अभी भी बड़ा है। इनके ऊपर अगर मैं कोई भी यानी कैलकुलेशन वेट्स वगैरह अप्लाई करूंगा तो इसको हम और आसान करते हैं साइज छोटा करके कि इनकी 4x4 के पेज उठाओ और जो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करता है उन 4 पिक्सल में, तो उसमें से वो पिक्सल उठा लो, यानी आंख के 4 पिक्सल उठाए और आंख के जो शार्पनेस वाले जो सबसे ज्यादा पिक्सल था जिसके अंदर कासिम को पहचानने के लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स थे, तो वाला जो नंबर है ना आंख का सिर्फ उठा लिया। नाक के 4 पिक्सल थे, उसमें से जो सबसे बड़ी यानी नाक को प्रेजेंट करता था वो हमने उठाया, यानी साइज भी छोटा हो गया लेकिन जो इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा वाली है हमने वो उठाई, मैक्स पुलिंग। क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो ये ऑपरेशन हमारे चलते हैं मैक्स पुलिंग के। जी सर ये हम लास्ट वाला क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ? कहाँ पे? एक्सपोलिंग में सर। देखिए तस्वीर का साइज जो है ना, विद एंड हाइट वो हाफ करता है। अब हाफ जो होगा, अगर 25 का हाफ करें तो क्या होगा, 12.5। तो 12 पॉइंट रोज एंड 12 पॉइंट कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। यानी ये आपके 5 कॉलम है ना, मैं कहता लाइक 5 कॉलम का आधा कितने हो रहा है, तो नए कॉलम कितना होना चाहिए, 2 कॉलम तो ये हो, एक आधा कॉलम, तो आधा कॉलम तो नहीं आ सकता ना,
कितने आएंगे? 2 कॉलम ही आएंगे, या सर फिर तो वो 6 कॉलम हो गए? सर इससे तो लॉस नहीं आएगा डेटा में से? इसमें से वो मैक्स जो इंपॉर्टेंट है ना 4 की रिप्रेजेंटेशन में, वो उसने उठा ली। अगर आप यानी एक और आगे बढ़ाते हैं पैडिंग लगा के, तो वो भी वो आगे उठा सकता है। तो बस ये 4 यानी जीरो पैडिंग के बाद सर मैं कह रहा हूँ कि जीरो पैडिंग के बाद फिर आप जीरो पैडिंग के साथ चला लें। सर इससे इंफॉर्मेशन लॉस होगा ना सर? हाँ, इंफॉर्मेशन लॉस है, ठीक है। हम ड्रॉप आउट वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन लॉस होती है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी पैडिंग चलाता हूँ, पहले पे पैडिंग, ठीक है, दूसरे पे पैडिंग, तीसरे पे भी पैडिंग उठाते हैं। सर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वॉइस एको हो रही है, चलना जरा। सर काइंडली पैडिंग का भी बता दे, पैडिंग का मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, पैडिंग ना सिर्फ 0 लगाने को कहा है, ठीक है। तो फिर भी 1 पिक्सल अब भी छूट रहा है, देख रहे हैं? सर ये गूगल पे ना बहुत अच्छी एनिमेशन है, वहां से उनको एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल, मैं इमेजेस वगैरह उठा के उनको कर दूंगा। तो जैसे अभी तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। काइंडली चेक करें कि माइक ऑन, काफी एको आ रही है। अच्छा, क्वेश्चन आप कर लेना, तो उसके बाद माइक को ना म्यूट कर लिया करें, ये आपको अपनी हैबिट बनानी। सर कुछ आ रहा है आपकी तरफ से, एको है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना? जी, आवाज सही आ रही मेरी? फिर किसी का माइक ऑन है, 5 लोगों का माइक ऑन है। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है? जी सर। सर ये बताएं कि ये CNN सिर्फ इमेजेस के लिए है या टेक्स्ट और बाकी रिकॉर्ड्स के लिए भी इक्वली यूजफुल है? बिल्कुल, अभी मैंने इसी के ऊपर बात की थी। कॉम्प 2D जो है ये इमेजेस या कंप्यूटर विजन के लिए परफेक्ट है, और यही काम अगर आप इमेज के हट के करना चाह रहे हैं सीरीज डेटा के ऊपर, जो कि आपका हटता है, या टाइम सीरीज डेटा हो सकता है, वहां पे कॉम्प 1D इस्तेमाल होता है। ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि मेरे सिर्फ टेक्स्ट है और डाटा है, पिक्चर्स नहीं है। सर दोबारा प्लीज नाम बताइए, क्या बताया? कॉम्प 1D। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 6-7 में। अच्छा जी, अब आगे हम थोड़ा सा मूव होते हैं। यहाँ तक तो हो गया, हमने इसको मैनुअली समझ लिया कि ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हमने कितने 32, तो इसका मतलब है 32 फिल्टर होंगे। और इस तरह की ये जो तस्वीर बनी, अभी एक तस्वीर बनी है, अगर मैं 32 कहता हूं तो इस तरह की सेम साइज की 5x5 की सेम साइज की आपकी कितनी तस्वीरें बनेगी? 32 इमेजेस बनेगी। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि आपके पास एक ही तस्वीर के मुख्तलिफ शार्पनेस में, ब्राइटनेस में, डार्कनेस में, उसकी मुख्तलिफ उसने खुद न्यूरल नेटवर्क ने तय की, और उनकी भी मैक्स पूलिंग की, साइज रिड्यूस किया, और फिर जो सबसे बेस्ट वाला यानी फिल्टर होगा उसको विलेट करते हुए वो फाइंड करेगा ये कासिम होता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और सीखते हैं। अच्छा, पहली चीज तो आपने सीख ली कि CNN काम कैसे करता है, आपका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है, मैक्स पूलिंग क्या होती है, स्ट्राइड क्या होती है, पैडिंग क्या होती है। ठीक है, देखें क्या क्या था। सबसे पहले आपके पास एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है जिसमें 3x3 के कर्नर्स और इमेज का पेज लेके मल्टीप्लिकेशन करके सबको हम प्लस करते हैं। स्ट्राइड क्या होती है? स्ट्राइड का मतलब है, देखें एक एक करके मूव होती है। आपकी 3x3 की जो पिक्सल स्ट्राइड थी, पहले पीछे वाले यानी पिक्सल 3 पिक्सल उठाए हुए थे, रोज एंड कॉलम, अब एक आगे होके आगे की 3 रोज एंड कॉलम उठाए। फिर इसी तरह ये एक और आगे होगा तो ये भी एक स्ट्राइड है। तो एक एक करके एक एक कॉलम करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो जिस तरह एक एक कॉलम या रोज करते हुए आगे बढ़ता है, इसके आगे बढ़ने को, स्ट्राइड के मूव होने को हम स्ट्राइड कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। स्ट्राइड क्या है? जो इमेज के ऊपर कर्नर 3x3 का मूव होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्राइड। सही है? स्ट्राइड क्लियर है दोस्तों? यस सर। जी सर। जी सर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्राइड क्लियर हो गया सर? एक बार उसके बाद रिपीट। अच्छा, स्ट्राइड कुछ नहीं, यहां से आप देखते हुए चलें। 3x3 फिल्टर तो फिक्स है,
आपकी इमेज का 3 बाय 3 का पहला पिक्सल लिया, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। अच्छा अब ये एक रो आगे हो जाएगा, एक कॉलम आगे होगा, फिर 3 बाय 3 का ही हो जाएगा। तो ये एक एक करके जो मूव हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्राइड। एक एक करके जो मूव हो रहा है, यहाँ से एक एक कॉलम स्विच हो रहा था ना, स्ट्राइड आ गई तो मूव हो रही, नीचे की तरफ भी देखें एक एक करके मूव हो रही, ऐसे नीचे की तरफ भी एक एक करके मूव हो रही। सर एक सवाल पूछना था जी सर, ये कर्नल का 3 बाई 3 मैट्रिक्स होना जरूरी है, जैसे आगे कम ज्यादा भी हो सकता है? 2 होते हैं, या तो 3 बाय 3 होते हैं या 5 बाय 5। राइट सर, हम ये 2 ही अप्लाई करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटर ये प्रूव हुआ है, ज्यादातर आप जो एग्जांपल्स में देखेंगे वो 3 बाय 3 देखेंगे। अगर मैं ये 5 बाय 5 अप्लाई करता ना, मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा किसका माइक अनम्यूट कर, सॉरी म्यूट कर लेंगे, किसका है यार म्यूट? रऊफ काइंडली आप देख लेंगे। रऊफ मैं आपको को-होस्ट बना रहा हूं। ठीक है। अगर मैक्स पूलिंग से पहले एक बार जीरो पैडिंग करते हैं तो फिर सारी पिक्सल कवर हो जाएंगे। जी अगर जीरो पैडिंग कर देते तो सारे पिक्सल उठाता, सेम साइज की हमें इमेज मिलती है। अच्छा अब मैं यहाँ पे जो अप्लाई करना चाह रहा हूँ कर्नल 5 बाय 5 का करते हैं, ठीक है। अच्छा मैं कर्नल की वैल्यू रैंडमली डाल रहा हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हैं भाई। अब देखो 5 बाय 5 का अगर मैं कर्नल अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा? तीन के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा हर रोज एंड कॉलम के अंदर ये काम होगा। इसके अंदर मैं सिंपल ये बता देता हूँ होगा क्या, ये डायरेक्टली ना आपकी 7 बाय 7 की इमेज को 3 बाय 3 पे ले आएगा, हाफ कर देगा। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी जो कि मैक्स पूलिंग की वजह से हमें इस सॉरी 5 बाय 5 के कर्नल अप्लाई करने की वजह से, पेज अप्लाई करने की वजह से हमें नहीं मिल पाई, ठीक है। तो ये हाफ कर देता है जो भी तस्वीर का साइज है, जो भी हमने हाफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा है 7 बाय 7 है, 7 बाय 7 का हाफ क्या होगा, कितनी रोज एंड कॉलम होंगी? 3 बाय 3। 3 बाय 3। तो इसमें ये बताना ये चाह रहा है, इसमें ये बताना ये चाह रहा है कि जब आप कॉफनेट के जरिए 5 बाय 5 का कर्नल अप्लाई करते हैं, साइज डायरेक्टली रिड्यूस हो जाता है हाफ पे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो यहाँ पे लॉस हो जाती है, जो हम कवर नहीं कर पाते। अब देखिए 7 बाय 7, इसका मतलब है लास्ट लेयर के अंदर फर्ज है कि आपकी जो तस्वीर है वो 7 बाय 7 पे आएगी तो ही कर्नल अप्लाई होगा। अगर इससे छोटी तस्वीर हो 5 बाय 5, ठीक है, तो उससे जो तस्वीरें हासिल होंगी वो क्या 1 पिक्सल 2 पिक्सल, तो 1 पिक्सल ही हासिल होगा। तो इसका मतलब है कि मिनिमम भी जो आपके पास तस्वीर का साइज होना चाहिए जिसमें से इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, अगर 5 बाय 5 का कर्नल अप्लाई कर रहे तो 7 बाय 7 का होगा। इस वजह से, अच्छा सिर्फ यही वजह नहीं, और भी बहुत सारी वजह हैं जो आगे जाके हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो वो हम देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या चीजें हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। हमने सबसे पहले क्लियरली कॉम2डी 32 फिल्टर अप्लाई होंगे, यानी इससे 32 तस्वीरें बनेंगी। उसके बाद आपकी कर्नल की विड्थ बताइए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, या तो ये 3 बाय 3 होता है या फिर क्या होता है 5 बाय 5।
एक्टिवेशन फंक्शन वही वैल्यू लगाया। इनपुट के अंदर आप 5 थोड़ी by सी 5 चेंजिंग देखेंगे। कुछ कह रहे? सर मैक्स पूलिंग जो है 2x2 होगा। वो हमेशा 2x2 है। मैक्स सर पूलिंग इसकी कोई हमेशा स्पेसिफिक रीजन है? हम तस्वीर का साइज हाफ करते हैं और हाफ करते वक्त जो इर्द गिर्द के 4 पिक्सल में से सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करता है उस इंफॉर्मेशन को हम उसको उठाते हैं। इस वजह से हम 2x2 के लेते हैं। अगर हम बड़ा यानी कर्नल लगाते हैं तो तस्वीर का साइज और ज्यादा छोटा तो हो जाएगा, लेकिन फिर वो हमें जो रिड्यूस होकर तस्वीर मिल रही है उसके अंदर लर्निंग के लिए बहुत कम चीजें होंगी। एक तो ये भी हो सकता है ना मैं पहले यानी कॉम्बनेट अप्लाई करके सबके ऊपर मैक्स लगा दूं, उस पूरी तस्वीर का 1 पिक्सल रिप्रेजेंट करता है, तो मैं उसके ऊपर भी तो फर्दर लर्निंग लगाऊंगा ना, इस वजह से। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखें, नॉट वहां पे डेंसली कनेक्टेड लेयर के अंदर डायरेक्टली आप बेस साइज देते थे, उसके बाद रोज एंड कॉलम्स देते थे। यहाँ पे आप एक चीज नोट करें कि डायरेक्टली जो आपकी इमेज का साइज है वो चीज आप प्रोवाइड कर डायरेक्टली इमेज। तो इमेज ही हमें बता रहा है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, और लास्ट के अंदर बता रहा है चैनल का साइज। क्योंकि ग्रे स्केल इमेज है तो इसलिए चैनल का साइज क्या आ रहा है? 1। ठीक है, ये चीज हमें समझ आ गई। सर फिर अगर मैक्स ये पूलिंग वीडियो अप्लाई होती फिर क्या हो गया? सर अजानें स्टार्ट हो गई हैं। आसान हो रही है। हम फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। कितना? 5 मिनट 10 मिनट? 10 मिनट सर 15 मिनट सर ये बता जाए कि 28 बाय 28 क्या था? मैं भी इसको बता देता हूँ। ये तस्वीर का साइज है, सेट का वो तस्वीर का साइज है। सर ठीक है, तो हम फिर 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। 33 हो रहे हैं, 43 के ऊपर मिलते हैं, या चलें 45, 12 मिनट का, तो हम 12 पे मिलते हैं। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ, मुझे याद दिला दिएगा कि सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। फिर को क्वेश्चन पूछना हो तो आप अभी अवेलेबल? जी क्वेश्चन कर लें, फिर मैं भी नमाज के लिए उठता हूँ। पूछे। सर ये जब हम कोई भी इन्वायरमेंट बनाते हैं, जैसे एनाकोंडा हमने किया था, उसका एक एनवायरनमेंट बेस का बन जाता है, तो इसमें हमने टीएफ के जब दोबारा डाउनलोड किया तो उसमें टेंसरफ्लो का अलग एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया सर मैंने। तो इसको एक रिव्यू लिखा हुआ था कि पिप से अगर आप इंस्टॉल करें टेंसरफ्लो तो उसमें मतलब स्लो होता है बनिस्बत के अगर कोंडा से इंस्टॉल करें। तो इसका कोई तरीका पूछना था कि जो अलग-अलग ना करे, उसी के अंदर ही इंस्टॉल कर ले जो पहले बेस एनवायरनमेंट है। अच्छा, बेस एनवायरनमेंट में आप किसी भी पिप से करें या कोंडा से करें तो खैर वो आपके एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस हो सकता है कि किससे तेज हो रहा है किससे स्लो हो रहा है। तो मैं तो खैर दोनों से ही इंस्टॉल हो जाता है। बाकी जब हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं ना, हम एनवायरनमेंट बनाते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। उसकी वजह ये है कि कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं जो कि स्पेसिफिक से उस प्रोजेक्ट के लिए। अब मैं अगर वो वेबसाइट के ऊपर या सर्वर के ऊपर रखूं तो 50 चीजें मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, तो इसका पूरा इमेज बना के वहां रखूं तो वो एक्स्ट्रा चीजें इंस्टॉल हो रही जी इंस्टॉल करनी। तो आप इस वजह से वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं और उसको वहां पे रखते हैं। सर चैनल का साइज 1 होता है ग्रे स्केल के लिए और आरजीबी के लिए क्या होता था? 3 जी। सर ये जो 32 हम ये फिल्टर्स बना रहे होते हैं, मतलब फीचर में आप 32 निकाल रहे हैं, ये क्यों निकाल रहे होते हैं इस केस में 32 जो कर रहे हैं? नहीं 32 नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं।
आप इसको वैसे कम तो या कुछ भी कर ज्यादा सकते हैं, लेकिन दे सर रहा इसकी हूँ। लॉजिक क्या है पीछे के, हम वो एक्सपैंड क्यों कर रहे होते हैं वॉल्यूम, मतलब डेप्थ जो या होती है? अब इसको ना, अब इस तरह समझो, मैं आपको एक तस्वीर देता हूँ, आप ना उसको सिर्फ ना रेड कलर में देख रहे हो। अच्छा, हो सकता है कि कासिम को पहचानने के लिए उसके दूसरे, अगर मैं बात करूं कैंसर डिटेक्शन, कैंसर का जो भी एलिमेंट्स है, आप तस्वीर में या एक्सरे को जो देखते हो उसके अंदर से रेड कलर पे या आरजीबी कलर पे देख, हो सकते हैं उसकी जो लर्निंग है ग्रे स्केल पे बहुत अच्छी हो सकता है उसको शार्प करके जो उसके एजेस आते हैं एजेस के ऊपर लर्निंग बहुत अच्छी हो सकता है उसको ब्लर करने के बाद जो पिक्सेल्स आते हैं उनको मैं देख के बहुत अच्छे से पहचान सकता हूँ। तो मुझे नहीं पता कि कौन से फिल्टर से कौन सी चीज आइडेंटिफाई होती, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ 32 पिक्सल मैंने उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई कर दी और उसके अगेंस्ट कुछ भी रिजल्ट आ जाए। जी सर, लेकिन हम लास्ट में जब वो क्लासिफायर लगाते हैं जो लर्निंग के लिए ज़रूरी होता है ताकि हम लेबल्स दे सकें और फिर लर्निंग हो सके नॉर्मल तरीके से, तो सर वो करते वक्त हम फ्लैट कर देते हैं तो सारे जो फीचर्स होते हैं वो तो आपस में मिक्स हो गए फिर से वापस, तो फायदा क्या नहीं, हुआ हमें 32 वॉल्यूम करने का? देखिए वो 32 से सीखने के बाद उनकी कॉम्बिनेशन से आपकी अब ये 4 से कॉम्बिनेशन हम जो करेंगे तो कौन सी नॉट्स इंपॉर्टेंट है, तो 32 जो नॉट्स थी ना, अलग अलग फिल्टर थे, वो एक दूसरे के बराबर में आ गए, लेकिन जब आपकी एक नई तस्वीर आएगी वो 32 की कॉम्बिनेशन से मिलके उन 4 क्लासों में किस तरह कंपैक्ट की जाती है, उसको क्लोज किया जाता है, वो फिर न्यूरल नेटवर्क ही डिसाइड करता है। तो वो सारी इंपॉर्टेंट फिल्टर्स की हैं जो आपने अलग अलग फिल्टर से वैल्यूज निकाली, तो वहां पे वो डिसाइड करेगा कि कौन से फिल्टर की अहमियत कितनी ज्यादा है कासिम को आइडेंटिफाई करने के लिए। सही। ठीक है, तो फिल्टर की वैल्यू खत्म नहीं होती, इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होती। अच्छा, हम चैप्टर 5 को ही रीड कर रहे हैं दोस्तों, ये सवाल था बुक पोर्टल के ऊपर मौजूद है, पोर्टल पे नहीं तो गिट के ऊपर मैंने अपनी जो गिट रेपो है वहां पे शेयर की हुई। सर जो लास्ट टाइम आपने आर्टिकल शेयर किया था हमारे साथ जी, तो सर उस पे एंड पे ऑथर ने अपनी बुक का लिंक दिया हुआ था, तो वो आपके पास है, किसी भाई के पास होगी वो बुक, क्योंकि मैंने वो चेक किया था वो पेड थी। अच्छा, बुक का लिंक डायरेक्टली मेरे पास पीडीएफ पड़ी हुई है, मैंने गिट के ऊपर पुश की हुई है। सर वो जो लिंक आपने लास्ट टाइम दिया जिसमें सेगमेंटेशन वो सारा बता रहा था, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाला। नहीं, वो किताब तो अलग है, वो हमारा पार्ट नहीं है ना। नहीं सर, मैं वैसे पूछ रहा था, अगर वो आपके पास है तो काइंडली शेयर कर दें। नहीं, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन ये कि कुछ बच्चे यूनिवर्सिटीज वगैरह में होते हैं, उनको लाइब्रेरीज वगैरह एक्सेस मिले हुए होते हैं, तो अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसके पास लाइब्रेरीज, डिजिटल लाइब्रेरीज का एक्सेस है, तो वहां से वो फाइंड कर ले, डाउनलोड कर सकता है। बुक का नाम क्या था? वो उसी आर्टिकल में, मुझे भी याद नहीं। मैं लिंक शेयर करता हूँ आपके साथ। सर कोई मॉडल अगर हमने जो ट्रेन कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक लेवल तक हम देखते हैं कि ये अभी इसकी एफिशिएंसी ठीक है और इससे ज़्यादा ये जा रहा नहीं है, ओवरफिट या अंडरफिट हो रहा है, फिर वहाँ पर हम ट्रेनिंग स्टॉप कर सकते हैं उसकी और फिर उसको उसी लेवल पे यूज़ कर लें? देखिए, फिर डिपेंड करता है कि हमारे पास डेटा कम है तो डेटा ऑगमेंटेशन करें, तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल करें, उनसे एक्यूरेसी जो डिजायर रिक्वायर्ड आपकी एक्यूरेसी या प्रिसीशन या रिकॉल है उसको आप गेट करें। ठीक है, हम नमाज ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट बाद फिर हम लोग मिलते हैं।
अच्छा, यकीनन सब लोग नमाज पढ़ के आ गए होंगे। जी ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये बेस 3 है ना? हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग पोर्टल के ऊपर मैं खुद अपलोड करके जो वीडियोस हैं हमारा ऑफिशियल चैनल यूट्यूब का, वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। देन ये पोर्टल के ऊपर भी अवेलेबल हो जाएगी। सर आई थिंक पिछले संडे वाली रिकॉर्डिंग वो अवेलेबल नहीं है इस पे पोर्टल पे। हाँ, मैंने वो डाउनलोड नहीं की ना, मैं डाउनलोड कर दूँ। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? नो सर। अच्छा सर, ये लिनक्स के पेपर पहले होगा? लिनक्स का पेपर हाँ मेंशन है ना, सारे क्विज वगैरह। सर उसमें सेकंड वीक लिखा हुआ है, तो सेकंड वीक में पेपर का क्या मतलब है? ये तो सेकंड वीक तुम्हारा यही वाला है। जब अनाउंस कर दें यार, बस जब हमें देखना है, जब भी वो लोग अनाउंस कर दें। ठीक है, आप शेयर हो गए? यस सर। ओके, अगर देखिए आपने सर, आज की क्लास समझ ली ना। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिएगा। सर रिकॉर्डिंग मैंने आई थिंक स्टार्ट शो नहीं हो रही। स्टार्ट है सर। स्टार्ट है, ओके। सर ये जो फिल्टर हम लगाते हैं इसको हम डाउन सैंपलिंग भी बोल सकते हैं, सही है नहीं? या वो कोई और चीज है? हेलो डाउन। जी मेरी आवाज आ रही? जी जी सर, अभी आ रही है। डाउन सैम्पलिंग आप देखिए कर सकते हैं अगर 5x5 से करते हैं, लेकिन उस डाउन सैम्पलिंग के अंदर जो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर लर्निंग आपकी कम से कम भी यानी 7x7 की उसके ऊपर होगी। तो फिर हम डाउन सैम्पलिंग कर्नेट से नहीं करते, मैक्स पूलिंग और कॉगनेट को मिला के करते हैं। अभी भी जो हम ये कर रहे हैं फिल्टर वगैरह अप्लाई करने के बाद ये दोनों लिया है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डाउन सैम्पलिंग तो कर रहे हैं। कितनी बड़ी जो आपकी इमेज थी 28x28, मैंने उस तस्वीर को छोटा किया और छोटा करके कितने पे लिया है? 26 पे आई है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, 26 के बाद और छोटा वाला साइज, तो उसको हम देखते हैं कि वो क्या है। पहली लेयर हमने लगाई, हमने उसके अंदर आउटपुट फिल्टर्स बताए, यानी आपकी एक तस्वीर से 32 तस्वीरें बनेंगे, वही आउटपुट वाला कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप आउटपुट बताते हैं, तो हम आउटपुट बोल रहे हैं या इसको क्या बोल रहे हैं? फिल्टर बोल। तो 32 फिल्टर मिलेंगे, 32 आउटपुट मिलेंगे, 32 तस्वीरें मिलेंगी। अब वो जो 32 तस्वीरें होंगी वो इस कर्नल की विद एंड हाइट होगी, और इन कर्नल की विद एंड हाइट जो है इसकी जो वैल्यूज होगी ये न्यूरल नेटवर्क खुद डिफाइन करता है। CNN एक्टिवेशन फंक्शन है वही वैल्यू। इनपुट साइज, अब इनपुट साइज हम एक्यूरेट जो इमेज का साइज है वही डिफाइन करें। वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पे आप उसको फ्लैटन करते थे, फ्लैटन करने के बाद कितने थे? 784। तो 7 आप इनपुट शेप बताते थे कि नंबर्स ऑफ रोज जाएंगी। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपकी जो सेम विद हाइट है और उसका चैनल है वो आप बताते हैं। ठीक है, आपकी ये तस्वीर जाएगी ग्रे स्केल इमेज, और इससे 32 तस्वीरें बनेंगी मुख्तलिफ फिल्टर की कॉम्बिनेशन के साथ, और हर 32 तस्वीर में से आप क्या करेंगे? मैक्स पुलिंग लगाएंगे। तो वो जो साइज है 26x26, पहली तस्वीर जाएगी 28x28, और उससे जो आंसर मिलेगा वो 26x26। तो 26x26 के ऊपर मैक्स पुलिंग हम लगाएंगे तो वो उसका साइज क्या कर देगा? हाफ। तो 26x26 उसका हाफ क्या होगा? 30 ठीक है, तो 13 रोज इन कॉलम। अच्छा, वहां पे फिर हम जो मैक्स पुलिंग लगाते हैं 3x3 होगी। ठीक है, ठीक है। 26x26 ये आपके पास चला। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये 13x13 की जो तस्वीर है ये आपकी नेक्स्ट लेयर पे जाएगी, उस पर कॉगनेट अप्लाई होगा।
और उससे उन 26 तस्वीरों से, बल्कि नहीं 32 तस्वीरें, उन 32 तस्वीरें जिनकी विद इन हाइट 30x30 है, उससे आपकी 32 फिल्टर 64 फिल्टर और अप्लाई होंगे, तो आपकी 64 इमेजेस बनेगी, ठीक है। और उनके ऊपर भी क्या अप्लाई होगा, मैक्स पूलिंग। तो अगर 13x13 आपकी तस्वीर है, उसको आप छोटा करेंगे हाफ, तो क्या होगा भाई 6। अच्छा 13x13 में से 2 रोज एंड 2 कॉलम कम होते हैं, तो 13 में से 2 गए, कितने बचे 11। अब 11 का साइज हाफ होगा, 11 का साइज हाफ होगा तो क्या होगा, 5x5, यानी वो पॉइंट के बाद अगर मैंने वही आपको बात कही थी कि डिवाइड अगर करते हैं 5 को हाफ तो 2.5, तो 2 कॉलम बचेंगे। तो यहाँ पे 11x11 आपके पास तस्वीर थी, उसमें से 5x5 आपका बच रहा है। एंड फाइनली लास्ट लेयर के ऊपर आप देखें आपने क्या लगाया, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपका काउंट टू डी, इस पे काउंट डी अप्लाई होगा 3x3। तो अब आपके पास जो तस्वीर बचेगी वो क्या बचेगी 3x3। एंड फाइनली उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, डेंसली कनेक्टेड लेयर, सॉरी 5 का हाफ हुआ ना, तो अप्लाई होगा तो 2 रो एंड 2 कॉलम कम होती, मैक्स पूलिंग अप्लाई नहीं, इस पे क्या अप्लाई होगा, फिल्टर का साइज 3 है हमारे पास, ठीक है। तो अब आपके पास जो लास्ट तस्वीर यहाँ पे देखो, आपने इस वाले के बाद मैक्स पूलिंग के बाद दोबारा कॉम्प नेट लगाया, और ये कॉम्प नेट जब 5x5 पे चलेगा तो 3x3 ही आपके पास बचता है। मैक्स पूलिंग के अंदर हाफ बचता है, ये बात याद रखें, मैक्स पूलिंग के अंदर हाफ, और हाफ में भी आप क्या करते हैं डिवाइडेड बाय 2, पॉइंट में वैल्यू होगी, पॉइंट वाली वैल्यू हटा दी तो फ्लोट डिवीजन होता है मैक्स पूलिंग में, जबकि कॉम्प नेट के अंदर 2 रो एंड 2 कॉलम आपके कम होते हैं, ठीक है। अब याद रहेगा, यस। अच्छा अब ये काम हो गया, इसमें फिर हमारे पास कुछ चीजें आई, लास्ट लेयर के ऊपर हम आते हैं। लास्ट लेयर पे अगर हम आए तो लास्ट लेयर पे क्या हो रहा है, आपकी जो भी वो पिक्चर थी, लास्ट पिक्चर कितनी की थी भाई 3x3, तो 3x3 की जो पिक्चर है उसको हमने कर दिया फ्लैटेंड, और उससे हमने डेंसली न्यूरॉन्स कन्वर्ट किए, निकाले 64, और उसके बाद बॉटम पे हम आते हैं। अच्छा आपके पास देखो कितनी तस्वीर होंगी ये सोचें, 3x3 की पहली तस्वीर और ऊपर आपने फिल्टर अप्लाई किए हुए थे 64, तो कितनी आपकी यानी पिक्सेल्स बन रहे हैं वो भी हम कैलकुलेशन भी देखते हैं किस तरह करते हैं। तो फाइनली आप डेंसली कनेक्टेड लेयर पे यहाँ पे आते हैं, आपकी क्योंकि एमनिस्ट है तो आपकी 10 क्लासों में से एक क्लास पे बिलोंग करता है, तो लास्ट लेयर पे डेंसली कनेक्टेड लेयर, आउटपुट 10 एक्टिवेशन फंक्शंस ऑफ मैक्स, ये आपके क्या है पैरामीटर्स जिनकी कैलकुलेशन काम के मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आपकी जो मैक्स यानी वो 0 से अबव है तो वैल्यू रहने देगा, 0 से कम है तो उसको क्या कर देगा 0 पूरे मैट्रिक्स में, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स वगैरह जो भी एक्टिवेशन अप्लाई होगा। एक्सक्यूज मी सर, जी उसाम सर काइंड ये 3 जो आखिरी जो फ्लैटन वाले ये थोड़ा सा गो थ्रू करें सर काइंडली, मैं बिल्कुल ये क्या काम कर रहे हैं। देखिए जो भी तस्वीर थी अब वो 3x3 तस्वीर, एक तस्वीर का साइज है और मुख्तलिफ फिल्टर्स से कंसाइज होके 64 तस्वीरें आई है, पता नहीं कितनी तस्वीरें आई, ठीक है। हमने उसको कर दिया फ्लैटन, तो 3x3 का मतलब 9 पिक्सल मल्टीप्लाई बाय 64, तो इतनी आपके पिक्सल्स हैं फ्लैटन होके, तो वो फ्लैटन पिक्सल इसमें इनपुट जाएंगे और इस वाली डेंस लेयर से 64 न्यूरॉन्स निकलेंगे, फिर जो 64 न्यूरॉन्स हैं वो नेक्स्ट लेयर में जाएंगे और उससे 10 न्यूरॉन्स निकलेंगे। तो ये तो वही वाला काम किया जो हमने लास्ट उसके ऊपर ANN के ऊपर किया था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर। अच्छा अब मैं इसकी ना लास्ट कैलकुलेशन आपको बस बता दूं, अगर आपने आज की क्लास समझ ली ना, इसका मतलब है CNN जो कंप्लीट वर्क करता है आपने वो काम का समझ लिया। सर ये लास्ट में जब हमने उसको 3 into 3 में कन्वर्ट किया
तो फिर अगेन इसको हम मिक्स पूलिंग के जरिए हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, कर सकते हो, नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि मैक्स पुलिंग लगा के तो आपके पास ये काम आया था, तो इसके ऊपर भी आप मैक्स पुलिंग लगाएंगे तो एक ही बचेगा ना, 1 by 1 पिक्सल। तो इसलिए 3 by 3 के ऊपर हम इसको रोक रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं, हमने ये जो मॉडल बनाया, इस मॉडल के लर्नेबल पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यानी पहली लेयर के अंदर कितने आए, 320 पैरामीटर्स, यानी ये वेट्स होंगे। मैक्स पुलिंग के ऊपर कोई वेट्स अप्लाई नहीं होता, इसलिए 0, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं उसके बाद खत्म, इस पर कोई वेट्स तो अप्लाई होता ही नहीं। कॉन 2D के ऊपर भाई वेट्स अप्लाई होते हैं, डेंसली कनेक्टेड पे भी होते हैं। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि किस तरह ये आपके हर लेयर के ऊपर, पहली लेयर पे 320 केस हैं, दूसरी लेयर पे 18,000 केस हैं, और तीसरी लेयर पे ये 36,000 जो आपके पैरामीटर है, लर्नेबल पैरामीटर, ये हाइपर पैरामीटर नहीं, ठीक है, लर्नेबल पैरामीटर्स, ट्रेनेबल पैरामीटर, जिन्हें हम ट्रेन करते हैं। तो ये किस तरह निकालना है, इसका सिंपल सा फार्मूला, सबसे पहली चीज डिसाइड होता आउटपुट कितने आ रहा है, ठीक है। कर्नल का साइज जो क्या मल्टीप्लिकेशन करके निकालते हैं, कर्नल के साइज का मतलब है कितने पिक्सल है, 9। उसके बाद तीसरी चीज है आपकी नंबर ऑफ फिल्टर, कितने फिल्टर अप्लाई हो रहे हैं, 32। अच्छा, हर फिल्टर के साथ एक बायस होता है, जो भी फिल्टर है उसके साथ एक क्या होगा, बायस। तो जितने फिल्टर्स होंगे उतनी बायस की वैल्यू होगी, ये भी क्लियर है। तो हमें ये फार्मूला जो कैलकुलेट करना है 320 या 18,000, 36,000, इसके लिए कुछ हमें वैल्यूज चाहिए। वो वैल्यूज क्या क्या होती हैं आप देखें, सबसे पहले आउटपुट चाहिए होता है, कर्नल का साइज चाहिए होता है, फिल्टर का साइज चाहिए होता है, और जितने फिल्टर्स होते हैं उतने ही आपके क्या होते हैं, बायस। और फाइनली आप गेट कर सकते हैं आपके लर्नेबल पैरामीटर। फार्मूला क्या है, फार्मूला सिंपल ये कहता है कि आउटपुट को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ कर्नल्स की वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ फिल्टर्स, और उसके अंदर सम कर दो क्या, नंबर ऑफ बायस। आसान है फार्मूला, ओके एन बी, अगर हम इसको करें ओके एन बी, ओके एन प्लस बी सर, हाँ ओके एन प्लस बी, सही। तो ये फार्मूला बना। अब इस फार्मूले के तहत हमने इसको इनपुट दिए, तो आप देख सकते हैं कि पहली लेयर के जो नंबर ऑफ लर्नेबल पैरामीटर्स हैं वो कितने, 320, देख लें 320। दूसरी लेयर पे आते हैं, दूसरी लेयर के ऊपर सेम वही मैंने इनपुट दी, वही सेम फार्मूला। अब दूसरी लेयर के जो इनपुट थे या आउटपुट थे वो कितने थे, 32। कर्नल कितने, 3/3। नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने, 64, और हर फिल्टर के साथ एक बायस होता है, तो मल्टीप्लिकेशन हमने किया। उसके बाद सेम वही फार्मूला अप्लाई किया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने आ रहे हैं, 18,496, यही आ रहा है। और आखिरी लिए इसमें किसी को कोई मुश्किल कि ये लर्नेबल पैरामीटर कैसे निकालना है, ओके एन बी, सर बाकी सब ओके एन प्लस बी, होता क्या है? सर बाकी सब कुछ तो क्लियर है, लेकिन जी सवाल करें। सर बायस क्या होता है? ओके, कोई इसका रिप्लाई करना चाहेगा, बायस क्या होता है? y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी हमने पढ़ा था सर, उसमें वो जो b होता है हमारे पास, वो सर होता है, बायस वही है, वही सर, उसमें लाइन के जो y एक्सिस से हम लेते हैं, मतलब इंटरसेप्ट। यस ठीक है, तो लिक्वेशन में अगर देखें इंटरसेप्ट जहां से आप